दोस्तों, वॉइस वगैरह क्लियर है। लेक्चर है फिजिक्स की सीरीज हम डिस्कस कर रहे हैं पेपर के बारे में प्रीवियस ईयर। और उसमें हमने जो पेपर 2 है उसके हमने दो पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। 50 क्वेश्चन तक डिस्कशन हो चुका है। आज की क्लास में आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 51। वॉइस वगैरह सब क्लियर है। चलिए भाई। तो लास्ट पार्ट में हमने डिस्कशन किया था क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है। आज की क्लास में आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर आपके पास डिस्कस करते हैं क्या, 51। तो क्वेश्चन नंबर 51 देखो यार, जैसा क्वेश्चन यहाँ पर ये बना है वैसा सिमिलर क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड में भी बन सकता है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी बनाया जा सकता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये क्वेश्चन सिर्फ यही परी के लिए नहीं है, आगे के लिए भी है। दो जो ये सोच रहे हैं कि हम सिर्फ रिकॉर्डिंग देखेंगे, रिकॉर्डिंग सोच देखेंगे, तो रिकॉर्डिंग के चक्कर में मत रहिए भैया। रिकॉर्डिंग आपसे कभी पूरी नहीं हो पाएगी। रिकॉर्डेड क्लासेस में बहुत लंबा समय लग जाता है। क्लास को लाइव ही ज्वाइन करके के फटाफट उसको खत्म करने की कोशिश करो। जो काम 1 घंटे का उसको 1 घंटे में निपटाओ। जो लोग ये सोच रहे हैं मैं रिकॉर्डिंग कर लूंगा, रिकॉर्डिंग में वो फिर दुगनी स्पीड में भगाते हो आप, भगाते होगे। और वो फिर इतनी फास्ट में भागता होगा कि समझ ही नहीं आता होगा। ठीक है। मतलब समझ में तो आ जाएगा, उसमें तो क्लिक कर जाएगा, फिर वो लॉन्ग टर्म के लिए माइंड में नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वो बहुत तेज स्पीड में भाग रहा है। ठीक है। तो दिमाग में रखना, दिमाग उसको उतनी बेहतर बेटर तरीके से स्टोर नहीं कर पाता। तो भाई जो लाइव चल रहा कोर्स उसको लाइव ही ज्वाइन करोगे तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा। ठीक है। चलिए। तो टू मिड पॉइंट ऑफ टू स्मॉल बोला आपके पास मैग्नेटिक डाइपोल बोला। ठीक है। ऑफ लेंथ डी बोला इन एंड ऑफ पोजिशन बोला, आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस एक्स बोला। फिर क्या कह रहा है, एक्स इज ग्रेटर देन डी बोल रहा। बहुत अच्छी बात है। द फोर्स बिटवीन देम इज प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर माइनस एन वेयर एन इज बोल रहा। सिमिलर क्वेश्चन मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक में कराया है। सिमिलर क्वेश्चन मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक में कराया है। और मैंने ये बोला भी होगा कि आपके पास सिमिलर क्वेश्चन मैग्नेटिज्म में भी बनाया जा सकता है। देखो यार, सिंपल सी बात है। दो डाइपोल है हमारे पास, एक डाइपोल हमारे पास ये है। ठीक है। और एक एक डाइपोल हमारे पास ये है। ये हमारे पास दो डाइपोल है। अब इस डाइपोल के बारे में, ये हमारा ठीक है नॉर्थ पोल है, ये हमारे पास साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये हमारे पास क्या है, साउथ पोल है। अब इन दोनों के बीच के डिस्टेंस जो है, इनके जो सेंटर है, इनके जो सेंटर है, सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है, इन्हें बोल रखी आपका। इसका मतलब इस डाइपोल से आप ऐसा समझ सकते हैं, इस डाइपोल से ये जो दूसरा डाइपोल रखा है कितने डिस्टेंस पर रखा है, एक्स से डिस्टेंस पर रखा है। मेरी बात आप समझ पा रहे हो? ये पहले वाले डाइपोल से जो दूसरा वाला डाइपोल रखा है कितने डिस्टेंस पर रखा है, जरा बोलो। कितने एक्स से डिस्टेंस पर रखा है। मैंने सपोज कर लिया इसका जो डाइपोल मोमेंट है सपोज के लिए m1 है, इसका डाइपोल मोमेंट सपोज के लिए m2 है। वैसे उनको उसने डिस्टेंस दी दे रही है सेम, लेकिन स्ट्रेंथ के बारे में कोई बात नहीं हुई है, तो मैं इसके डाइपोल मोमेंट m1 m2 लिख ले रहा हूँ। मैंने क्या बोला? वैसे उसने बोला कि सेपरेटेड, ये जो पोल्स हैं वो सेपरेट किससे करके, डी डिस्टेंस से। बट उनकी पोल स्ट्रेंथ नहीं गिवन है। ठीक है। तो ऐसा हमसे बोला नहीं कि आपके पास दो डाइपोल जो है आपके पास वो आइडेंटिकल है, ऐसा भी नहीं बोला है। तो मैंने इनकी पोल, ये जो डाइपोल मोमेंट है m1 और m2 कंसिडर कर लिए। क्या कंसिडर कर लिए? m1 और m2। काम कैसे करेंगे? मुझे क्या बताना है? मुझे बताना है आपके पास नॉर्मल सी बात है, इन दोनों में फोर्स कितना लग रहा है यार। देखो, फोर्स लगने का हिसाब सिंपल सी बात है। आप ऐसा मत कर दीजिएगा कि वो फॉर्मूला आपके पास जो आपने पढ़ा था म्यू नॉट बाई 4 पाई m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, उससे नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा? वो पॉइंट पोल के बीच में होता है, या सिंगल दो अगर हमारे पास पोल होते हैं उनके लिए भी। ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए भाई, एक डाइपोल की वजह से दूसरे डाइपोल पर हमें फोर्स बताना है, तो इसको बताने के लिए हम सिंपली क्या यूज कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, जरा बोलो। पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट। कि भाई मैं बोलूंगा कि ये जो सेकंड वाला जो डाइपोल है, ये जो डाइपोल है, सेकंड वाला जो डाइपोल है, ये पहले वाले के मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। किसमें रखा है? पहले वाले के मैग्नेटिक फील्ड में। तो अब पहले वाला का जो डाइपोल का जो देखो, अगर मेरे पास एक डाइपोल अगर होता है, तो उस डाइपोल के एक्सेस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, एक मेरे पास डाइपोल है, इस डाइपोल के एक्सेस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, वो आपको पता होना चाहिए। वो आपको पता होना चाहिए कितना होता है एक्सेस पे मैग्नेटिक फील्ड। ये होता है आपके पास कितना, म्यू नॉट बाय हमारे पास 4 पाई, बिल्कुल सिमिलर रिलेशन आता है। या आता है 2m बाय आपके पास क्या, जरा बोलो, आर क्यूब। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आपके पास क्या, जरा बोलो। आर की जगह मैं एक्स, ये आर को हटा करके एक्स से लिख दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं कहां पर देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं आपके पास इस पॉइंट पर, पी पर, इस पॉइंट पी पर, इसको मैंने पी बोल दी, एक्स क्यूब। कितना आ जाएगा? एक्स क्यूब। ठीक है। म्यू नॉट बाई 4 पाई आ जाएगा कितना आपके पास, जरा बोलो, 2m1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब आ जाएगा। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। ये एक्स पर मैग्नेटिक फील्ड है। ये आपके पास कितने डिस्टेंस पे हमने बोल रखा है, एक्स डिस्टेंस पे बोल रखा है, यानी कि पॉइंट पी पर।
अब देखो यार, इस पॉइंट पर अगर कोई, अगर आपके पास, अगर इस पॉइंट पर अगर मैं एक डाइपोल लग दूं, ठीक है, ऐसे करके एक डाइपोल लग दूं, ये डाइपोल लग दिया मैंने भी, ठीक है, M2। इस डाइपोल पर फोर्स कितना लगेगा, कैसे निकाल सकते हैं? मेरे को एक कहानी पता है कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। भाई अगर एक डाइपोल M2 अगर बी मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो इसके बीच जो पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाएगी, वो लिखी जाएगी आपके पास कितनी, माइनस का M डॉट क्या लिखी जाएगी, बी लिखी जाएगी। आपने पढ़ा है भी इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी होती है कि कोई डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो इंटरेक्शन की जो पोटेंशियल एनर्जी माइनस का M डॉट बी होती है। ये पूरा एटॉमिक फिजिक्स में भी हमने हर जगह पे इस रिलेशन को यूज करा है। तो यहां से अगर आप देखोगे तो देखो यार, मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो भी सेम डायरेक्शन में होगा। तो मैं आपके पास सिंपलेस्ट केस लेके चल रहा हूँ कि इनके बीच जो एंगल बन रहा है कितना बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है, 0 डिग्री। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, एम इंटू कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा। आप कहोगे सर कैसे? यार सिंपल सी बात है, ये जो डाइपोल है इधर की तरफ है, ठीक है, हमने कहा की तरफ लिया, इधर की तरफ लिया है। आप उल्टा भी करना चाहो उल्टा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपको सही लगे। ठीक है। और दूसरा आपके पास क्या आ जाएगा, हमें क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी से मतलब है, प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन निकालना है। और जो मैग्नेट फील्ड बाहर की तरफ है, मैं ऐसा लेके चल रहा हूँ। और दूसरा हमारे पास वैसे ही ये जो साउथ पोल है आपका, साउथ पोल की स्ट्रेंथ यहाँ पर ज्यादा होगी, वैसे मैग्नेट फील्ड अंदर की तरफ होगा, एक्चुअल अगर बात करोगे तो। लेकिन मेरे को उससे लेना देना है नहीं, बाहर हो अंदर हो, खाली मेरे को प्रोपोर्शनलिटी से मतलब है। तो मैंने यू इक्वल एम बी रिलेशन लिख लिया रफली। तो यू इक्वल हमारे पास, मैं साइन भी नहीं लिख रहा हूँ, माइनस साइन भी नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि उससे कोई मतलब नहीं है। देखो एम किसका मैग्नेट डायपोलमेंट है, M2 का। किसके मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, B1 के, पहले वाले के। तो M2 तो ऐसे ही रहेगा, B1 हमारे पास कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आपके पास कितना, 2m1 डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना आ जाएगा जरा बोलो, 4 पाई कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब। कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब। देखो वी गेट द पोटेंशियल एनर्जी आपके पास, इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन डायपोल 2 एंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1। व्हेन यू डिफरेंशिएट दिस रिलेशन, क्योंकि आपको पता है जो फोर्स होता है, दिस इज नथिंग एल्स, डी यू बाई आपके पास क्या, dx। क्या होता है, डी यू बाई dx। तो भाई आपके पास डी यू बाई dx अगर है तो ऑब्वियस सी बात है, हम क्या कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा जरा बोलो, इसको आपके पास रिलेशन निकाल दो। देखो यहाँ पर म्यू नॉट 2m1 m2 सब पाई तो सब कांस्टेंट है। तो अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो किसका करोगे, एक्स का करोगे। तो जब आप एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस का डी बाई डी एक्स ऑफ क्या करोगे, एक्स की पावर -3, क्योंकि बाकी तो सब कांस्टेंट है। मैंने सब कांस्टेंट को के लिख दिया है, क्या लिख दिया, के लिख दिया भैया, ऐसे करके माइनस ऑफ के लिख दिया। माइनस माइनस प्लस से कुछ लेना देना है नहीं। तो मैं आपके पास ये कितना आ जाएगा, 3 के एक्स की पावर कितना आ जाएगा, -4। तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर -4। एफ इज प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर -4। तो एन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। एन के लिए कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। देखो प्यारा क्वेश्चन है। आपको वैसे डायरेक्टली पता होना चाहिए, मैं ये भी बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। कुछ लोग कहेंगे कि हमें डायरेक्टली भी तो हम ध्यान रख सकते हैं, बिल्कुल ध्यान रख सकते हो कि जो दो डायपोल के बीच में जो फोर्स होता है ना, वो ध्यान में रखिएगा, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक बात करूं या मैग्नेटोस्टैटिक बात करूं, वो आर की पावर 4 के प्रोपोर्शन होता है, 1/r की पावर 4 के प्रोपोर्शन होता है। इसको नोट करके लिख लीजिएगा भाई, ठीक है। कि जो दो डायपोल के बीच में जो फोर्स होता है आपके पास, वो कैसे होता है जरा बोलो, वो 1/r की पावर 4 के प्रोपोर्शन में होता है। चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक में बात करूं या मैग्नेटोस्टैटिक में बात करूं, ठीक है। ये लिख लेना भाई नोट करके, ठीक है, सो दैट आपको वहां पर कैलकुलेशन करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और आपके पास ये हमने वहां डाइपोल में करा भी था। वहां 6p1p2 डिवाइडेड बाय r की पावर 4 आता है, कि समथिंग कुछ इस टाइप का रिलेशन आता है। ठीक है, दो डाइपोल के बीच जो फोर्स होता है, 1/r की पावर 4 के प्रोपोर्शन में होता है। और देखो यार, इसमें थोड़ा आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि कैसे निकाल रहे हैं करके, ठीक है। ये थोड़ा बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए अभी अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये क्या है, वेरिएशन ऑफ फोर्स बिटवीन टू, ये हमारे पास है क्या, वेरिएशन ऑफ, वेरिएशन, वेरिएशन, वेरिएशन ऑफ फोर्स बिटवीन टू डाइपोल। डाइपोल चाहे इलेक्ट्रिक वाले, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, मैग्नेटिक डाइपोल हो, फोर्स ऐसी वेरी करता है। चाहे इलेक्ट्रिक डाइपोल है, मैग्नेटिक डाइपोल हो, फोर्स ऐसी वेरी करता है। ठीक है, हो गया, समझ में आ गई बात? चलें, चलो भाई।
अगर हम बात करें किसके बारे में, यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर हमारा 52, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखिए, बोला टू कोएक्सियल सोलेनोइड बोला ऑफ डिफरेंट रेडियाई कैरी करंट आई इन द सेम डायरेक्शन बोला, ठीक है, दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में जा रही है। देखो डिफरेंट, उनकी रेडियस अलग अलग है। लेट F1 बी द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द इनर सोलेनोइड ड्यू टू आउटर वन बोला। फिर क्या कह रहा है आपके पास, F2 बी द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द आउटर सोलेनोइड ड्यू टू इनर वन बोला। देन बताओ यार क्या होगा यार, सोच समझ के बताना, मतलब थोड़ा बहुत दिमाग लगाना, ठीक है, थोड़ा दिमाग को जोर डालोगे तो आएगा। ये हमारे पास एक सोलोनॉइड ये है ऐसे करके, ठीक है, एक सोलोनॉइड ये है, इसके अंदर एक और सोलोनॉइड है ऐसे करके, एक और सोलोनॉइड है ऐसे करके, ठीक है। दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में जा रही है, इसमें भी करंट सेम डायरेक्शन में जा रही है, इसमें भी करंट सेम डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। हमसे क्या बोला फिर उसने बात, ये बोला है, ठीक है। F1 क्या कह रहा है, F1 बी द फोर्स ऑन द इनर सोलेनोइड ड्यू टू आउटर वन। बाहर वाले की वजह से अंदर वाले में जो फोर्स है वो हमारे पास कितना है बोला, F1 है बोला। और इसी तरीके से F2 बी द फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन द आउटर सोलेनोइड, बाहर वाले पे आपके पास जो फोर्स है अंदर वाले की वजह से क्या है वो F2 है, ठीक है। बाहर वाले पे जो फोर्स है वो आपका अंदर वाले की वजह से क्या, जरा बोलो कितना है, F2 है। तो हमें बताना है F1 और F2 के क्या रिलेशन होंगे करके। अब देखो, सोचो कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है सोलेनोइड का, और सोलेनोइड कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। अगर सोलेनोइड अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर बना रही तो क्या उसकी वजह से क्या इंपैक्ट पड़ेगा। सोचो भाई सोचो, और बताओ मुझे क्या होगा करके, फिर डिस्कशन करेंगे। आप टाइप भी कर सकते हो जो आपको दिमाग में आ रहा, थॉट आ रहा है कि सर ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए करके। चलिए भाई, ठीक है। तो देखो यार, एक सिंपल सी बात मैं आपको थोड़ा बहुत पहले क्लू देता हूं, ठीक है। देखो मैं बेसिक से जाऊंगा, थोड़ा बहुत बेसिक को ध्यान में रखते हुए। हमारे पे एक सोलेनोइड है, ठीक है, ध्यान से सुनना, हमारे पे एक सोलेनोइड है। इस सोलेनोइड में आपको बताया कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना वो अलोंग द एक्सिस होता है। कैसे होता है, अलोंग द एक्सिस होता है। और कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है। कैसा होता है जरा बोलो, अलोंग द एक्सिस होता है, यूनिफॉर्म होता है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है। कैसा होता है जरा बोलो, अलोंग द एक्सिस होता है, अलोंग द एक्सिस एंड यूनिफॉर्म, ठीक है। हमने ओवरऑल डिस्कशन करना है, ऐसा नहीं कि मैं आंसर फटाफट बताते जाऊंगा आप लिखते जाओगे। मे बी डी, वेरी गुड। देखो देखो, अगर आप यहां तक अगर आप सोच पा रहे हो ना कि मतलब अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन तक अगर आप सोच पा रहे हो ना, तो इसका मतलब आपने अच्छा खासा आप सीख लिया है, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है। अलोंग द एक्सेस एंड यूनिफॉर्म, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड आपको पता होना चाहिए कि सोलेनोइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना वो अलोंग द एक्सेस एंड कैसा होता है जरा बोलो, यूनिफॉर्म होता है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए, जरा देखो, अगर मैं बाहर वाले सोलोनॉइड के बारे में बात करूं, मैं 1 2 करके डिफाइन कर देता हूं। मैंने कहा अभी हमारे पास दो सोलोनॉइड है, एक का नाम सोलोनॉइड हमारे पास 1 है, एक का नाम सोलोनॉइड नंबर 2 है। देखो यार, आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई जो सोलोनॉइड 2 है, अंदर वाली जो सोलोनॉइड है, इस पे जो फोर्स होगा, ये कैसे मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, ध्यान से सुनना भाई। ये जो सोलोनॉइड 2 है, अंदर वाली जो सोलोनॉइड है, कैसे मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी है। कैसे मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। और आपको, और ये एक्चुअल में इसमें है क्या, जरा ध्यान सुनना। सोलोनॉइड में क्या करंट कैरिंग लूप है, इस तरीके के सर्कुलर लूप है ऐसे, है ना। मैग्नेटिक फील्ड में आपको ऐसे करंट कैरिंग लूप रखे हुए हैं, बहुत सारे लूप रखे हैं, उसको तो सोलोनॉइड बोलते हैं। और आपको पता है कि यार व्हेन अ क्लोज लूप इज प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अभी आपको याद आ रहा होगा। देखो सोलोनॉइड में क्या क्लोज लूप भी तो है, और जब आपको पता है कि क्लोज लूप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है, तो चाहे वट एवर बी द शेप ऑफ लूप, इसमें नेट मैग्नेट नेट फोर्स कितना होता है जरा बोलो, नेट फोर्स कितना होता है जरा बोलो, जीरो होता है। पहली बात आपको ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बोला कि जो अंदर वाली जो सोलोनॉइड है वो बाहर वाले के मैग्नेटिक फील्ड, आपको पता नहीं बाहर वाले का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस ये 2 1 वाले का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके अलोंग द एक्सिस होगा ऐसे करके, और यूनिफॉर्म होगा, ठीक है, ऐसे करके होगा। तो इसका मतलब जो अंदर वाली सोलोनॉइड है वो बाहर वाले के मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, इसका मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है।
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखी हुई है तो इसका मतलब एक बात समझ में आ गई है। और सोलेनोइड में होते क्या है, रिंग्स टाइप की होती है, क्या होती है, रिंग्स टाइप की होती है। और ये जो रिंग्स हैं आपके पास यूनिफॉर्म फील्ड में रखी हुई है। अब आपको बताइए कोई भी क्लोज रिंग, रिंग मतलब आपका किसी भी शेप की हो सकती है, रेक्टेंगुलर, ट्राइंगल, एनी शेप। तो अगर कोई अगर रिंग अगर क्लोज मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है तो आपको बताया कि यार वट एवर विद द शेप ऑफ वट एवर विद द शेप ऑफ द रिंग, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस आपका लूप इज जीरो। तो इसका मतलब अंदर वाली पर जो फोर्स है वो जीरो है, किसकी वजह से, बाहर वाले की वजह से। इसका मतलब आप समझ पा रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, F2 बी द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द, अच्छा ये तो ठीक है, F1 भी तो हमारे पास क्या था, F1 बी द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द इनर सोलोनाइड ड्यू टू आउटर वन। इसका मतलब F1 की वैल्यू क्या हो चुकी है, बताओ तो जरा, F1 की वैल्यू क्या हो चुकी है, जीरो हो चुकी है। क्या F1 है क्या, अंदर वाली पे आपके पास फोर्स है, किसकी वजह से, बाहर वाले की वजह से। अगर आप 1 2 में कंफ्यूजन कर रहे हो, मैं इसको उसी के अकॉर्डिंग जैसा उसने लिखा उसी के अकॉर्डिंग लिख दे रहा हूँ, मैं इसको 1 लिख दे रहा हूँ, उसको 2 लिख दे रहा हूँ। मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि मैंने क्या बोला करके। अंदर वाली जो 1 वाली मैग्नेट जो है वो आपके पास किस पर रखी है, जरा वो यूनिफॉर्म फील्ड पे। और यूनिफॉर्म फील्ड में आपका क्लोज रिंग पे फोर्स कितना होता है, जरा बोलो, जीरो होता है। तो F1 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, जरा बोलो, जीरो। बात समझ में आ गई। अब दूसरा, अब थोड़ा बहुत ध्यान से सुनिएगा भाई, ध्यान से सुनिएगा। अब 1 वाली जो छोटी वाली जो सोलोनॉइड है, जो छोटी वाली जो सोलोनॉइड है, इस छोटी वाली सोलोनॉइड जो रेड कलर से मैंने बनाई है, जो छोटी वाली जो सोलोनॉइड है, इस ये जरा देखो, इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अलोंग द एक्सिस होगा, ऐसे करके, छोटी वाली का ऐसे करके होगा। क्या इसका मैग्नेटिक फील्ड बाहर वाली पे जा पाएगा, बाहर वाली पे जा पाएगा इसका मैग्नेटिक फील्ड, बोलो, आंसर दो भाई। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो बाहर वाली जो सोलोनॉइड हमने आपके पास कंसीडर करी है, बड़ी वाली, क्या, अरे क्या हो गया ये? जो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है बड़ी वाली पे जा पाएगा क्या, बोलो। ये जो अंदर वाली जो सोलोनॉइड है इसका मैग्नेटिक फील्ड बाहर वाली पे जा पाएगा क्या, नहीं जा पाएगा। तो जब बाहर वाली पे जा ही नहीं पाएगा तो आपका नॉर्मल सी बात, उसको कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, उसको कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। भाई आप ऐसा समझ लीजिए, इमेजिन करो उसको, इमेजिन खाली, अगर आप डायग्राम जैसा देखोगे तो फिर कुछ नहीं होगा। भाई एक सोलोनेट अंदर है, उसके बाहर से एक सोलोनेट है, उस दो पाइप टाइप के है ना, ऐसे करके दो पाइप टाइप के ऐसे करके, एक पाइप ये है, एक पाइप इसके जस्ट बाहर है, ऐसे करके। अब इस वाली जो पाइप है, अंदर वाली आपके पास जो पाइप है, इसका मैग्नेटिक इधर ही है, बाहर तो कुछ है ही नहीं उसका। तो जब बाहरी मैग्नेटिक कुछ है ही नहीं भाई, फोर्स लगेगा तो किसकी वजह से लगेगा, मैग्नेटिक की वजह से लगेगा, किसके, अंदर वाली की वजह से। लेकिन अंदर वाली का बाहर तो मैग्नीट्यूड कुछ है ही नहीं, जीरो है। तो कितना हो जाएगा उसमें नेट फोर्स, कितना हो जाएगा, जरा बोलो, जीरो हो जाएगा। तो मैं एक बात समझ में आ गई, अंदर वाली जो सोलोनॉइड है वो बाहर वाले के यूनिफॉर्म मैग्नेट फील्ड पर रखी थी, इसलिए उस पर नेट फोर्स तो जीरो होगा, क्योंकि क्लोज रिंग से, और क्लोज रिंग पे वेटेवर बी द शेप ऑफ क्लोज रिंग, द नेट फोर्स ऑन द एक्टिंग ऑन द लूप इज जीरो। और जो बाहर वाली जो है उस पर अंदर वाली का मैग्नेट फील्ड तो पड़ ही नहीं रहा है, तो उस नॉर्मल सी बात पे तो नेट फोर्स जीरो आएगा ही आएगा। तो ऑप्शन हमारे पास डी क्या हो जाएगा सही। ठीक है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सही। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सोचने वाला क्वेश्चन है कि क्या होगा करके। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने जो नोट्स है उनमें सही तरीके से अगर ध्यान लगा रखा है तो आपको थोड़ा बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, बोला इफ एन इलेक्ट्रॉन इंजेक्टेड इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड विद द कांस्टेंट वेलोसिटी मेकिंग एंगल ऑफ 45 डिग्री, बोला विद द मैग्नेटिक फील्ड, बोला अच्छा विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड द पाथ ऑफ, बोल रहा है यार। देखो यार, मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम बात करें, मैग्नेटिक फील्ड में क्या सिचुएशन होती है, मैग्नेटिक फील्ड में क्या सिचुएशन होती है अगर हम बात करें, उसमें हमारे पास 3 सिचुएशन होती है। कौन कौन सी, पहली होती है थीटा इक्वल टू जीरो और थीटा इक्वल टू 180 पे। क्या होता है पाथ, जरा बोलो, पाथ कैसा होता है हमारे पास, स्ट्रेट लाइन। कैसा होता है, जरा बोलो, STRAG, स्ट्रेट लाइन। कैसा होता है पाथ, स्ट्रेट लाइन। थीटा इक्वल टू 90, मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री पे एंटर करता है तो कैसा पाथ होता है, सर्कुलर। कैसा होता है, सर्कुलर। और थीटा एट एनी एंगल, ठीक है, एट एनी एंगल, इनको छोड़ करके इधर फर्स्ट और टू को छोड़ करके, पाथ कैसा होता है, जरा बोलो कि पाथ कैसा होता है, हेलिकल। पाथ कैसा होता है हमारे पास, हेलिकल। तो हमारे पास सिंपली आंसर क्या हो जाएगा, जरा बोलो, क्या हो जाएगा, हेलिकल हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड में बोला, यहाँ पर क्या बोला, मैग्नेटिक फील्ड में, ध्यान में रखने वाली बात है। ठीक है, और अगर मैं आपसे बोल दूं व्हाट इज द पाथ ऑफ आपके पास चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, अगर एक चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, और चार्ज पार्टिकल आपके पास एंटर कर रहा है, बोलो भाई, तब पाथ कैसा होता है, तब पाथ कैसा होता है, जरा बोलो।
अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, व्हाट इज द पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल विच इज एंटरिंग इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, देन उसका पाथ क्या होगा? नहीं 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 नहीं। फिर हमारे पास उसका पास साइक्लॉइड, साइक्लॉइड होता है, साइक्लॉइड। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, और चार्ज पार्टिकल अगर एंटर कर रहा है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, देन उसका जो पाथ होता है हमारे पास साइक्लॉइड होता है। कैसा होता है? साइक्लॉइड। ये ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए भाई। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमसे बोला नेक्स्ट क्वेश्चन, द करंट रिक्वायर्ड फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन इन अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, बोला डिपेंड अपॉन बोला। ठीक है। जो करंट आपके पास है फुल डिफ्लेक्शन के लिए किन बातों पे डिपेंड करेगी कह रहा। ठीक है। तो देखो, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में आप देखते हो कि जो के फाई है वो आपके पास किसके इक्वल होता है? एन आई बी ए के इक्वल होता है। ठीक है, यही हमने रिलेशन लिखा था। तो यहाँ से आई जो हमारे पास निकल के आता है, वो हमारे पास क्या निकल के आता है? के डिवाइडेड बाई एन बी ए इंटू हमारे पास क्या निकल के आता? 5। तो हम बोलते हैं आपके पास आई इक्वल हमारे पास क्या बोल देते हैं? जी टाइम्स क्या बोल देते हैं? 5 बोल देते हैं। ठीक है, और इसको हम गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट बोल देते हैं। तो बोला फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए आपके पास वो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में करंट किस बात पे डिपेंड करेगी? देखो, अगर देखा जाए तो करंट आपके पास डिफ्लेक्शन पे, मतलब जितना ज्यादा आप डिफ्लेक्शन, मतलब जो करंट होती है ना, जैसे ही मूविंग कॉइल कैलोरीमीटर में करंट एंटर करती है वैसे डिफ्लेक्शन शो होता है। क्या शो होता है? डिफ्लेक्शन। तो ये तो सेम बात है। बट करंट आपके पास यहाँ अगर देखोगे तो के पे भी हमको डिपेंड करती हुई दिखाई दे रही है, एन पे भी, बी पर भी, ए पर भी। ठीक है ना? एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल बोला। फिर बोला डेंसिटी ऑफ द फ्रॉस्पर बॉन्ड, ये तो हमारे पास नहीं होगा भाई। ठीक है। नंबर ऑफ टर्न यूज्ड इन द वाइंडिंग, इस पे भी आपके पास दिख ही रहा है। फिर आपके पास क्या है? द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, ये तो इसमें वैसे, ये वैसे एक्चुअल में बताऊं तो थोड़ा क्वेश्चन में उनने एम्बिग्यूटी मेंशन कर रखी है। ठीक है, मतलब ये वैसे यहाँ पे डज नॉट होना चाहिए था, तो अब हम फॉस्फर ब्रॉन्ज वाले को बोलते हैं। ठीक है। इसमें देखो के एन बी ए सब पे करंट, जो करंट है ना, ये जो करंट है ये सब पे डिपेंड करती हुई दिखाई दे रही है। के पर भी आपके पास, एन पर भी, बी पर भी, ए पर भी। ठीक है, मतलब एक गैल्वेनोमीटर के लिए तो सेम रहेंगे सारे पैरामीटर, के एन बी ए सब सेम रहेंगे, लेकिन अगर मैं उसमें नंबर ऑफ टर्न अगर बढ़ा दूं, मैग्नीट्यूड अगर चेंज कर दूं, देन आपके पास करंट सेंसिटिव, ये जो आपके पास आई है, इसकी वैल्यू चेंज होगी। बट अगर फिर भी अगर हमें आपके पास इसमें से अगर ऑप्शन अगर सेलेक्ट करना है कि आपके पास कौन सा अप्रोप्रिएट होगा, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जो हमारे पास नंबर ऑफ टर्न और जो बी और ए होता है, ये हम इनको वेरी नहीं कराते। ठीक है, हम इसको बहुत ज्यादा वेरिएशन देते नहीं है। इनका जो एन बी ए का जो वेरिएशन होता है ऑलमोस्ट आपके पास कैसा होता है? नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, तो हम मेनली आपके पास किसको वेरी कराते हैं? के को वेरी कराते हैं। किसको वेरी कराते हैं? के को। मतलब मेरे कहने का मतलब है जो आपके पास जो करंट है फुल स्केल डिफ्लेक्शन है, वो आपके पास जो स्प्रिंग होती है उसकी स्टिफनेस के साथ क्या करता है? वेरी करता है। क्या करता है? वेरी करता है। तो अगर मुझे अगर ऑप्शन अगर देखो होने को, तो आपके पास क्या होना चाहिए कि आपके पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ टर्न पे भी डिपेंड करेगी, स्टिफनेस पे भी डिपेंड करेगी। बट आपके पास ये डेंसिटी ऑफ फॉस्फोरस बॉन्ड तो मेंशन ही नहीं हो, उसमें है ही नहीं क्या रिलेशन में, तो आएगा नहीं ऑप्शन में। तो लेकिन हमें अगर करना ही ऑप्शन अगर सही, अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट जो होगा, मैंने क्या बोला, ये जो एन बी ए में जो वेरिएशन होता है वो नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, वेरिएशन इसमें कैसा होता है हमारे पास? नेग्लिजिबल। जी बिल। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो आई होगा वो आपके पास किसके साथ वेरी करेगा? 5 के साथ वेरी करेगा। किसके साथ वेरी करेगा? के साथ। यानी कि जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन आपके पास, करंट रिक्वायर्ड फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो है, वो आपके पास किसके साथ वेरी करेगी? जरा बोलो, के साथ।
ठीक है। बट अगर हमें एन बी ए की वैल्यूज का लार्ज दे रखी है उस केस में आपके पास फिर इन पे भी डिपेंड करेगा भाई, ठीक है। लेकिन अगर हमें आपके पास फिर वही बात आ गई कि अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर ऑप्शन अगर सेलेक्ट करना है तो हम आप के साथ जा सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यू है ना, एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो एन बी ए में जो वेरिएशन होता है नेग्लिजिबल होता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है एट द सेंटर ऑफ आपके पास करंट कैरिंग आपके पास सिंगल टन बोलर सर्कुलर लूप मैग्नेटिक फील्ड, बताओ तो क्या आएगा मैग्नेटिक फील्ड 55 वाला। एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग आपके पास सिंगल टन बोलक सर्कुलर लूप मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, पता है यार आपको। सर्कुलर लूप अगर हमारे पास है, सॉरी, अगर हमारे पास इस तरीके से सर्कुलर लूप है तो इस सर्कुलर लूप के जो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है हमारे पास कितना होता है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय कितना होता है 2r, कितना होता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r। तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास कितना है 2 पाई आर। 2 पाई आर देखो लूप में टू पाई नहीं आता, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। लूप के सेंटर में आपके पास 2 पाई आर, टू म्यू नॉट आई डिवाइड 2 पाई आर होता है। स्ट्रेट लाइन की वजह से अगर वायर अगर इन्फानाइट है, वायर अगर इन्फानाइट है तो हमारे पास आर डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये होता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, ठीक है। ये है इन्फानाइट वायर की वजह से, बी आई मतलब इन्फानाइट वायर। सेमी इन्फानाइट की वजह से अगर मैं बात करूं, सेमी इन्फानाइट की वजह से होता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई कितना 4 पाई आर, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा आर डिस्टेंस पर। सेमी इनफाइनाइट की वजह से क्या होता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर। इनफाइनाइट वायर की वजह से होता है क्या होता है म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। और सर्कुलर लूप की वजह से क्या होता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 आर, ठीक है। नेक्स्ट हमसे बोला द मैग्नेटिक परमेबिलिटी इज मैक्सिमम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, बोला देखिए यार मैग्नेटिक परमेबिलिटी किन के लिए मैक्सिमम की बताओ तो जरा, लिखा है सारे डेटा लिखा रखे आपको। मैग्नेटिक परमेबिलिटी इज मैक्सिमम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बोला, बिल्कुल फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। पता ही आपको इनकी जो परमेबिलिटी होती है हाई होती है करके, क्यों, क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि 3 तरीके के मैग्नेटिक मटेरियल पढ़े थे। मैग्नेटिक मटेरियल, मटेरियल आपने 3 तरीके के पढ़े थे, एक बार थोड़ा बस शॉर्ट फॉर्म में डिस्क्राइब कर दे रहा हूं मैं, ठीक है। इसमें आपने पढ़ा था डाया, पैरा, डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फिर पढ़ा था आपने पैरामैग्नेटिक, फिर आपने पढ़ा था फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। ये एंटी फेरो अगर आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन खाली उसमें मेंशन कर दिया है। तो अगर मैं बात करूं, देखो सिलेबस में ही नहीं तो फिर क्या डिस्कस करता मैं। फेरोमैग्नेटिक आपके पास के बारे में अगर हम बात करें, हाँ दो में होते हैं जिसमें बिल्कुल। अगर मैं डायमैग्नेटिक के बारे में बात करूं तो डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कम होता है अभी बाहर के कंपेयर में। तो बी बाई हमारे पास बी नॉट जो आएगा आपके पास लेस देन क्या आएगा 1 आएगा। तो यानी कि म्यू बाई म्यू नॉट की जो वैल्यू आएगी हमारे पास लेस देन क्या आएगी 1, यानी कि म्यू इज लेस देन क्या आएगा हमारे पास म्यू नॉट आएगा, ठीक है। यानी कि परमेबिलिटी आपके पास इनकी क्या होती है लेस देन, हमारे पास रिलेटिव परमेबिलिटी लेस देन 1 या आपके पास कम होती है, आप बोल सकते हो। इनका जो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ग्रेटर देन होता है भी आपके पास किससे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से। ये बी नॉट क्या है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। तो बी बाई आपके पास बी नॉट हमारे पास कितना हो जाएगा ग्रेटर देन हमारे पास 1 आएगा। तो म्यू बाई हमारे पास म्यू नॉट जाएगा ग्रेटर देन 1 आएगा। यानी कि जो इनकी परमेबिलिटी होती है, परमेबिलिटी होती है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, ग्रेटर देन क्या होगी 1 होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके लिए तो और ज्यादा होता है, बीच ग्रेटर देन आपके पास बी नॉट होता है। तो अब ये सी बात है, मैं लिख सकता हूँ म्यू बाई आपके पास म्यू नॉट आपके पास क्या ग्रेटर देन 1 लिख सकता हूँ। तो म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट, ठीक है, ऐसे करके। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम किसके लिए होती है आपके पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए, ये थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें किसके बारे में, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विच रिप्रेजेंट क्यूरी लॉ ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। क्यूरी लॉ आपको बताइए यार, ठीक है। क्यूरी लॉ आपको बताइए, क्यूरी लॉ हमारे पास क्या है, क्यूरी लॉ पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए जो है काइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है टी होता है। क्यूरी विस्क लॉ भी हमने पढ़ा था फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए, ठीक है। क्यूरी आपके पास विस्क लॉ जो होता है, विस्क लॉ जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, काइम इज आपके पास सी डिवाइडेड बाय क्या टी माइनस टी सी, ठीक है। ये होने को पैरामैग्नेटिक रीजन में अलाउड होता है।
कौन से रीजन में अलाउड होता है? पैरामैग्नेटिक रीजन में। कौन से रीजन में अलाउड होता है जरा बोलो? पैरामैग्नेटिक रीजन में। हमने ग्राफ से आपको ये बात समझाई होगी कि इस तरीके का हमारे पास ये काईएम है, ये हमारे पास टेम्परेचर है, ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है ऐसे करके, सॉरी इस तरीके का। इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद टी आपके पास ये टीसी है, लेकिन आपके पास ये इस रीजन में अलाउड होता है पैरामैग्नेटिक, ये फेरोमैग्नेटिक रीजन है, ये फेरोमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक रीजन है। तो जहां पर आपका टेम्परेचर की वैल्यू ग्रेटर देन क्या टीसी होती है, वहीं पर आपके पास ये वैलिड होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास द यूनिट ऑफ म्यू नॉट, बताओ तो परमिबिलिटी ऑफ वैक्यूम क्या होगी? बोलो भाई। तो किसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा का इमेज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू टी। टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी मैग्नेटाइजेशन डिक्रीज होता है या मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। यूनिट ऑफ म्यू नॉट तो कैसे हेनरी के फॉर्म में दे रखा है, यानी कि एल के साथ रिलेट करना पड़ेगा। एल की यूनिट आपके पास हेनरी होती है इंडक्टेंस की, तो एल इक्वल आपने पढ़ा सोलोनॉइड का, पढ़ा ना म्यू नॉट क्या एन स्क्वायर ए एल। तो यहाँ से आपको कोई भी मीटर क्यूब में नहीं दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपके पास कन्वर्ट कर दो इसको म्यू नॉट। ये हमारे पास कितना आ जाएगा? एन स्क्वायर बाई कितना आ जाएगा? एल स्क्वायर ए इंटू एल। एल से एल हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एल की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? म्यू नॉट कितना आ जाएगा? एन स्क्वायर ए बाई कितना एल। तो एल से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा? हेनरी। मीटर ऊपर आएगा, मीटर नीचे चले जाएगा, तो मीटर, तो हमारे पास म्यू नॉट आ जाएगा। तो हेनरी आपके पास क्या? हेनरी पर मीटर इज द यूनिट ऑफ क्या? परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम। ये क्या है? ये मैंने जो ये जो रिलेशन लिखा है क्या है ये बताओ तो जरा। किसका सेल्फ इंडक्टेंस है? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, याद है ना? बिल्कुल, ये याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। म्यू है ये, म्यू। म्यू एन स्क्वायर ए एल, या आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, बात है कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज नेगेटिव इन केस ऑफ। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में अगर हम बात करें, तो जो काईएम है, तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास तीन तरह के मटेरियल, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, और हमारे पास तीसरा क्या? फेरोमैग्नेटिक। तीन तरीके के मटेरियल है। इनके लिए आपके पास जो काईएम होता है, आपके पास कैसा होता है? स्मॉल एंड नेगेटिव होता है। स्मॉल एंड कैसा होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, बताइए। इनके लिए आपका काईएम कैसा होता है? स्मॉल एंड पॉजिटिव होता है। स्मॉल एंड पॉजिटिव होता है। और इनके लिए काईएम कैसा होता है? स्मॉल, नहीं सॉरी, लार्ज एंड पॉजिटिव। कैसा होता है? लार्ज एंड पॉजिटिव। ठीक है, तो ये पता है भाई आपको। तो हमारे पास कैसा है भाई? नेगेटिव कह रहे, नेगेटिव तो सिर्फ एक ही के लिए, तो डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, गैल्वेनोमीटर इट कनेक्टेड इन सीरीज विद हाई रेजिस्टेंस इज कॉल्ड। गैल्वेनोमीटर के सीरीज में जब हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उससे? क्या बनता है उससे? वोल्टमीटर, मीटर? जल्दी बोलो स्पीड में। है एमीटर कहाँ बनता है यार? वो तो संट से बनता है यार, ऐसा मत करो। हाँ, देखो भैया, वोल्ट मीटर आपके पास अगर जब हम लगाते हैं, वोल्ट मीटर जब हम बनाते हैं, तो एक लार्ज रेजिस्टेंस लगा देंगे गैल्वेनोमीटर के सीरीज में। जब किसी गैल्वेनोमीटर के, जैसे गैल्वेनोमीटर के सीरीज में अगर मैं एक लार्ज रेजिस्टेंस लगा देता हूँ, ये कैपिटल आर, ये जो डिवाइस बन गई है वोल्ट मीटर बन गई है। क्या बन गई है? वोल्ट मीटर। जब गैल्वेनोमीटर के, ठीक है, जब गैल्वेनोमीटर के, ठीक है, इसके पैरेलल में एक छोटा सा रेजिस्टेंस लगा देता हूँ, तो ये जो आपके पास डिवाइस बन जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो डिवाइस बन गई इसको क्या बोलते हैं? हम एमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम एमीटर। और यहाँ पर एमीटर, ये शंट की वैल्यू क्या होती है? आई जी इंटू जी, आई माइनस आई जी। देखो यार, पता भी होना चाहिए सारी बातें। और यहाँ पर आर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है भाई? आपके पास
ये होती है आर की वैल्यू हमारे पास वी बाई आई जी माइनस जी, यही होती है क्या? सही बात है, बोलो। यही सही बात है, ये जो कैपिटल आर होता है, लार्ज रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है यही होती है ना। सेंटी की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, ये होती है। मतलब आपको क्वेश्चन में आपको एक बात बता रहा हूँ, देखो क्वेश्चन का आते ही ये बता, देखो आंसर सेलेक्ट करना पर्पस नहीं है, क्वेश्चन को देखते हुए उसके बारे में पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी याद आ जानी चाहिए, उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सब याद आ जानी चाहिए। नेक्स्ट, वो तो आप कर ही लोगे तभी टिक मार पाओगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमसे क्या बोल रहा है, हमसे बोला भी a paramagnetic material is placed in magnetic field, the magnetic field is increased till the magnetization become constant, now temperature decrease, the magnetization will। अब बताओ इसका ऑप्शन क्या होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब अच्छा क्वेश्चन क्या है, मतलब आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाइए और बताइए क्या होगा, थोड़ा बहुत दिमाग लगाइए बताइए क्या होगा। चलिए अब जरा देखो, देखो यार कोई मेरे पास पैरामैग्नेटिक सैंपल है मान लो, ठीक है, क्या इनिशियल में मैग्नेटाइज होगा ये पूरा का पूरा, बताओ तो स्टार्टिंग में। ये पैरामैग्नेटिक सैंपल है, ये क्या हमारे पास पैरामैग्नेटिक सैंपल है, इस पैरामैग्नेटिक सैंपल इनिशियल मैग्नेटाइज होगा क्या ये पूरा का पूरा, बताओ तो। अगर ये मान लो मैंने एक पैरामैग्नेटिक सैंपल लिया है, क्या वो आपका ऑलरेडी मैग्नेटाइज होगा है? इसमें आपको बताया ना बहुत सारे डाइपोल्स हैं, वो डाइपोल्स आपके पास सब आपके पास सेम डायरेक्शन में होंगे क्या नहीं, स्टार्टिंग में नहीं, क्या होंगे, सब रेंडमली ओरिएंटेड होंगे, कोई ऐसे होगा कोई ऐसा होगा, सब आपको पढ़ा रखा है ऐसे करके, सब कोई ऐसा होगा कोई ऐसा होगा ऐसे। तो इसका नेट मैग्नेटाइजेशन स्टार्टिंग में कितना होगा जरा बोलो, स्टार्टिंग में नेट मैग्नेटाइजेशन कितना होगा, इसका मतलब नेट मैग्नेटाइजेशन या आपके पास कितना होगा, जीरो होगा, कितना होगा, जीरो। समझ में आता है बिल्कुल। अब हमने क्या करा, हमने भी आपके पास इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, बात को सुनना मेरी, मैं बोल क्या रहा हूं करके, जैसे ही मैंने मैग्नेटिक फील्ड सैंपल को उठाया और इस सैंपल को उठा के मैंने कहा रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। अब जैसे ही सैंपल को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, जैसे सैंपल को हम कहाँ रखेंगे जरा बोलो, मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया भाई हमने, ठीक है, ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करता है ना ऐसे करके। तो जैसे मैग्नेट, ये जो डाइपोल्स हैं, दिमाग लगाओ जरा, ये जो डाइपोल्स हैं, क्या ये ऐसे रहेंगे, नहीं, ये चाहेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होना, क्यों, क्योंकि बताया कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में वीकली मैग्नेटाइज होता है, तो ये डाइपोल कहाँ चाहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होना। तो आपके पास जितने भी डाइपोल्स होंगे वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे। तो फाइनली जो हमारे पास सैंपल देखने को मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड में, वो कैसा देखने को मिलेगा, फाइनली सैंपल कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा, ऐसा, यानी कि जो आपके पास ऐसा हो जाएगा, डाइपोल्स ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में अलाइन हो जाएंगे ऐसे। मैं कह रहा हूं इसके अंदर 100 डाइपोल है, तो 100 के 100 मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। जैसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हुए तो ये मैग्नेटाइज हो जाएगा, फुली मैग्नेटाइज हो जाएगा। उसे बोला ना, द मैग्नेटाइजेशन फील्ड इज इंक्रीज, मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीज टिल द मैग्नेटाइजेशन बिकम कांस्टेंट। अच्छा अब बताओ तो, अब अगर इसमें मैग्नेटिक फील्ड बाहर की अलग मैग्नेटिक फील्ड और इस पर बढ़ाऊं, ठीक है, अच्छा मैग्नेटाइज किसकी वजह से हुआ, इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। अच्छा इसकी वैल्यू अगर मैं और बढ़ाऊंगा तो ये और मैग्नेटाइज होगा क्या, मैं कह रहा हूँ जितने डाइपोल थे सब डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आ गए, अब और मैग्नेटाइज होगा क्या, नहीं, ये इसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेशन हो चुका है, क्या बोलते हैं इसको हम, सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है, सैचुरेशन हो चुका है, तो और मैग्नेटाइज हो ही नहीं सकता है, तो इसीलिए लिखा टिल मैग्नेटाइजेशन आपका बिकम्स कांस्टेंट करके। फिर कह रहा है नाउ द टेम्परेचर डिक्रीज्ड, टेम्परेचर को क्या घटाया गया, द मैग्नेटाइजेशन विल बोल रहा। तो काइम देखो हमने पढ़ा था 1/T, जो मैग्नेटाइजेशन होता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, होता नहीं होता है, काइम इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू टी। अच्छा टेम्परेचर को अगर मैं आपको डिक्रीज करूंगा, टेम्परेचर डिक्रीज करूंगा तो काइम क्या होगा, इंक्रीज होगा क्या, देखो ये अभी अपने फुल सेचुरेशन में, फुली मैग्नेटाइज है, ये जो सैंपल है फुली मैग्नेटाइज है, फुली क्या है, मैग्नेटाइज है। तो अगर ये फुली मैग्नेटाइज अगर है,
इसका अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज करूं, इस सैंपल का अगर टेम्परेचर डिक्रीज करूं तो इसका मैग्नेटाइजेशन और इंक्रीज होगा क्या? भाई ऑलरेडी वो मैग्नेटाइज्ड है, मैं उसका टेम्परेचर और डाउन करूंगा तो और मैग्नेटाइज हो जाएगा क्या? कहां से हो जाएगा भाई? क्यों? क्योंकि सारे डाइपोल तो ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो चुके हैं। मेरी बात आपको समझ में आ रही है मैं बोल क्या रहा हूं करके? जब सारे के सारे डाइपोल्स मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो चुके हैं, तो अब कोई डाइपोल है ही नहीं, तो भाई टेम्परेचर में डिक्रीज करने से उसका मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज होगा क्या? नहीं होगा। देखो आप क्या करोगे, मैं बता रहा हूँ ऑप्शन में आपको तुरंत इसको काईएम इज यूनिवर्सल पॉसिबिलिटी, टेम्परेचर घटा तो काईएम बढ़ जाएगा। काईएम तब बढ़ेगा ना जब आप डाइपोल आपके पास उसमें मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में नहीं अलाइन हुए होंगे तब बढ़ेगा। लेकिन जब ऑलरेडी वो मैग्नेटाइज है, जब सारे के सारे डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हैं, तो मेरे टेम्परेचर आपको डाउन करने से डाइपोल पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, वो जैसे होंगे वैसे के वैसे रहेंगे। तो इसका मतलब वो आपके पास यानी कि उसका जो मैग्नेटाइजेशन है वो कैसा रहेगा? सेम रहेगा। टेम्परेचर मेरे डाउन करने से वो मैग्नेटाइजेशन बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि पहले से मैग्नेटाइजेशन आपके पास फुली मैग्नेटाइज है। या कैसा है आपका मैग्नेटाइजेशन, कौन सी वैल्यू को रीच कर चुका? कांस्टेंट वैल्यू यानी सैचुरेशन को रीच कर चुका है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? इसका मतलब टेम्परेचर डिक्रीज करने से मेरा आपके पास क्या, उसका मैग्नेटाइजेशन बढ़ने वाला नहीं है। लेकिन एक बात ये बता देता हूं, अगर आपको यहीं पर ये अगर लिखा होता है टेम्परेचर, अच्छा बताओ अगर टेम्परेचर में उसने डिक्रीज बोला, डिक्रीज, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता तब क्या फर्क पड़ता? तब फर्क पड़ता नहीं पड़ता? ये मेरी बात समझ में आई मैंने क्या बोला करके? उसमें रिमेन कांस्टेंट क्यों आएगा? टेम्परेचर बढ़ाने से आपका काईएम क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि बढ़ ही नहीं सकता, पहले से मैग्नेटाइज है। अब कितना बढ़ेगा भाई? फुली मैग्नेटाइज है। अच्छा अगर इसी क्वेश्चन में लिखा होता नाउ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो बताओ मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा? बोलो भाई। अब बताओ टेम्परेचर अगर मैं क्या करूं, टेम्परेचर अगर मैं इंक्रीज करूं मैग्नेटाइजेशन डिक्रीज करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल डिक्रीज करेगा, एकदम सही। ठीक है। क्यों? टेम्परेचर अगर इंक्रीज करूंगा तो अब वो क्या होने लगेंगे जरा बोलो? डाइपोल रेंडमली ओरिएंटेड होने लगेंगे, मोशन में आ जाएंगे, थर्मल मोशन में आएंगे, तो एक दूसरे से टकराएंगे, डाइपोल ब्रेक होंगे, तो डाइपोल ब्रेक होंगे, ग्रुप्स बनाएंगे, तो मैग्नेटाइजेशन क्या कर जाएगा? ओवरऑल डिक्रीज कर जाएगा। तो क्वेश्चन को बहुत ही स्मार्टली समझना है कि आप बोल क्या रहा है करके। ठीक है। मेरी बात आपको समझ में आ रही नहीं आ रही? स्मार्टली समझना है कि बोल क्या रहा है, किसके बारे में बोला, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जो उसकी डिटेलिंग को भी देखना है। चलिए अभी नेक्स्ट। अब प्रोटॉन बोला हमसे क्या? अब प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन बोला ट्रेवलिंग अलोंग द पैरेलल टू द पाथ, ठीक है, एंटर इनटू द मैग्नेटिक फील्ड बोला, एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द दियर पाथ बोला। ठीक है। तो फिर कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग आपके पास बोला स्टेटमेंट इज ट्रू। ये मान लो ऐसे करके ये मैग्नेट फील्ड है अंदर की तरफ, ऐसे करके, ऐसे करके मैग्नेट फील्ड मैंने बना रखा है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन एंटर कर रहे हैं बोला, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन क्या कर रहे हैं? एंटर कर रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन और एक अगर प्रोटॉन अगर एंटर कर रहे हैं, तो हमसे बोल क्या रहा है? ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, ये भी एंटर कर रहा है ऐसे करके, ये एक प्रोटॉन है, ये भी एंटर कर रहा है ऐसे करके। अब मुझे बताओ तो परपेंडिकुलर अगर एंटर कर रहा है तो पाथ कैसा होगा? पाथ कैसा होगा? दोनों परपेंडिकुलरली एंटर कर रहे हैं ना मैग्नेट फील्ड के, तो पाथ कैसा होगा? सर्कुलर होगा। यानी कि हेलिकल वाला ऑप्शन तो ये भी गलत हो जाएगा, एक हेलिकल वाला ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि दो ऑप्शन तो खत्म हो गए हमारे, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन। कौन सा? ये वाले ऑप्शन। अब हमारे दो ऑप्शन बचे। देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों कैसे पाथ बनेंगे? दोनों सर्कुलर पाथ बनेंगे। दोनों का पाथ कैसा होगा? सर्कुलर पाथ होगा। सर्कुलर पाथ प्रोटॉन का भी होगा, सर्कुलर पाथ इसका भी होगा। ये तो श्योर बात है, क्योंकि मैग्नेट के परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है। सर्कुलर पाथ की जो रेडियस आएगी वो हमारे पास कितनी आएगी? एम बी बाई कितनी आएगी? बी क्यू आएगी। अब देखो यार क्या सेम है, इलेक्ट्रॉन का जितना चार्ज इसका है उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन का है, जितना देखो इसका मास एम पी है, इसका मास एम ई है। देखो उसने क्या बोला था? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोला परपेंडिकुलर टू, देखो देखो यार हम ये लेके चलेंगे दोनों की स्पीड भी सेम है करके, क्योंकि हमें ऐसा कुछ बोला नहीं है ना। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? क्योंकि तभी कंपैरिजन हो पाएगा, और कैसे कंपैरिजन करोगे? देखो मैग्नेट फील्ड दोनों के लिए सेम है, चार्ज दोनों पे सेम है, इस पे तो डिपेंड करेगा नहीं। मेरी बात आपको समझ में आ रही नहीं आ रही है? इस पे तो डिपेंड करेगा नहीं। तो सिंपली आप बताए हमारे पास एमवी फैक्टर बनता है। अगर वी भी अगर मैं सेम कर लूं तो मास थोड़ी आपके पास सेम है, दोनों का मास तो डिफरेंट है। तो जिसका मास ज्यादा होगा, ध्यान से सुनिएगा भाई, जिसका मास ज्यादा होगा उसका आपके पास क्या होगा जरा बोलो? उसका रेडियस भी क्या होगा? बड़ा होगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? ये समझ में आना चाहिए। लेकिन हमसे क्या पूछा? फ्रीक्वेंसी पूछा। फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास रिलेशन क्या था? फ्रीक्वेंसी हमारे पास होती है टाइम पीरियड के साथ रिलेट करके बता सकते हैं। टाइम पीरियड हमारे पास, टाइम पीरियड हमारे पास क्या होता है? रेडियस तो ठीक है,
टी इक्वल टू 2 पाई m बाई कितना बी क्यू। देखो बी और क्यू तो सेम है दोनों का, बी और क्यू तो दोनों का ही क्या है, सेम है। बी इसका भी सेम है, मैग्नीट्यूड दोनों के लिए सेम है, और चार्ज दोनों पर सेम है, तो ये इस पे तो डिपेंड करेगा नहीं। टी प्रोपोर्शनल टू क्या हो चुका है, एम। टी प्रोपोर्शनल एम, या फिर फ्रीक्वेंसी बताओगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बी क्यू बाई आपके पास कितना 2 पाई m, आप ऐसा भी बोल सकते हो। यानी कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम। जिसका मास ज्यादा होगा वो कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। तो उसने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन विल मूव इन अ सर्कुलर पाथ विद हायर फ्रीक्वेंसी, प्रोटॉन विल मूव इन अ सर्कुलर पाथ विद हायर फ्रीक्वेंसी। किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, जिसका मास ज्यादा होगा उसका फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, कम। तो इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, ज्यादा, क्योंकि उसका मास कम है। और प्रोटॉन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आई। तो पहले बार सर्कुलर पाथ बनेगा, और आपके पास क्योंकि प्रोटॉन का जो आपके पास मास है वो ज्यादा है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी लो होगी इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में। इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, हायर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, 63। क्या बोला, और साइनसोइडल आपके पास बोला है, साइनसोइडल आपके पास क्या बोला है, वोल्टेज। ठीक है, वीटी इक्वल हमें ये दे रखी है, अप्लाइड अक्रॉस द इंडक्टर बोला, इंडक्टेंस की वैल्यू दे रखी है। द करंट थ्रू द कॉइल बोला। देखो यार, इंडक्टर हमें ऑलरेडी, अगर आपके पास ये वोल्टेज अगर लगा रखी है तो आपको पूरी कैलकुलेशन करना सीख रखे हो आप, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आपने देखा था कि भाई अगर, अरे सॉरी, ये अगर हमारे पास इंडक्टर है, इंडक्टर में हमने आपके पास क्या लगा दिया जरा बोलो, यहाँ पर हमने वो लगा दिया, ऐसे करके सोर्स लगा दिया। तो ये इंडक्टर है, ये आपके पास सोर्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 100 sin 500t। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि आपके पास करंट कितनी होगी। तो यार ये एल सर्किट है, एल सर्किट में करंट आप लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एल सर्किट में करंट लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास ऐसे रहेगी, आपके पास करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो आपको हायर ये होगा, लोअर ये होगा, ऑब्वियस सी बात है, हायर ये होगा और लोअर ये होगा। तो केवीएल लगा दो। ठीक है, केवीएल लगा दो और आपका काम खत्म। तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, ये वी इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल V माइनस आपके पास इसका पोटेंशियल कितना आ जाएगा, यहां से आ जाओगे तो पोटेंशियल का घट रहा है, इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा जरा बोलो, जीरो। तो V इक्वल टू कितना आ जाएगा, VL यानी कि इंडक्टर का क्रॉस पोटेंशियल। इंडक्टर का क्रॉस पोटेंशियल हमारे पास कितना होता है, ये होता है हमारे पास, आपने लिखा भी है वैसे तो, लेकिन फिर भी हम मेंशन कर दे रहे हैं। इंडक्टर का क्रॉस पोटेंशियल होता है हमारे पास L di बाई dt होता है। कितना होता है, di बाई dt होता है ना। तो हम यहाँ से di की वैल्यू, v की वैल्यू तो ऑलरेडी देखी आपको, v क्या है करके, v की वैल्यू तो ऑलरेडी आपको दे रखी है। तो डी आई अगर मैं निकालूंगा तो डी आई इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा, वी बाई एल इंटू कितना आएगा, डी टी। यहाँ से डी आई इक्वल टू वी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये हमारे पास 100 साइन कितना 500 टी बाई कितना एल। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो हमारे पास आई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 100 डिवाइडेड बाई 0.02। साइन का इंटीग्रेशन कितना हो तो माइनस ऑफ हमारे पास क्या होगा, कॉस 500 इंटू टी आएगा, और 500 कहाँ जाएगा, ओवर में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यार, एक दो ये पॉइंट खत्म हो गया। ठीक है, यही आएगा हमारे पास। ठीक है, दो जीरो खत्म हो जाएंगे, फिर आ जाएगा हमारे पास कितना, -100 डिवाइडेड बाई 10 इंटू कितना हो जाएगा, कॉस 500 आपके पास इंटू कितना टी। तो आई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, माइनस का 10 कितना आ जाएगा, कॉस कितना आ जाएगा 500 कितना टी। दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट, दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट। वोल्टेज आगे होती, करंट पीछे होती, ऑलरेडी आपको बताइए। तो कौन सा हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारे पास, बी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, केवीएल रूल लगाओ, बाय केवीएल। ठीक है, केवीएल रूल लगाओ, आ जाएगा 1 मिनट में। 64 क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64।
चलो भाई, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है भाई, देखो क्या बोला उसने, एन आर्क लैम्प बोला रिक्वायर और डायरेक्ट करंट बोला आपके पास कितना। देखो उस पर करंट कितनी चाहिए, 10 एम्पियर 80 वोल्ट टू फंक्शन, ठीक है। 10 एम्पियर चाहिए और आपके पास 80 वोल्ट पर फंक्शन काम करने के लिए। तो देखो ये रेटिंग दे रही है, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं ये हमारे पास अगर लैंप है कोई, और इस पे अगर आपके पास 80 वोल्ट अगर हमने लगाया है ऐसे करके, तो करंट कितनी फ्लो हो रही है, 10 एम्पियर। तो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा इसका, 80 बाई आपके पास कितना 10, तो रेजिस्टेंस आ जाएगा 8 ओम। कितना आ जाएगा, 8 ओम, ठीक है। इट इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट आपके पास बोल रहा आरएमएस 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। इसको हमने क्या करा, इस लैंप को हमने कनेक्ट किया किससे, इस लैंप को हमने कनेक्ट किया आपके पास क्या, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई के साथ, ठीक है, 50 हर्ट्ज सप्लाई के साथ। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये समझ में आना चाहिए, हमसे क्या बोला, सीरीज इंडक्टर नीडेड फॉर टू, देखो अभी देखो यार, डायरेक्टली अगर रजिस्टर लगाओगे तो रजिस्टर डायरेक्टली काम हम नहीं कर पाएगा, क्यों नहीं कर पाएगा, बताओ तो जरा। रजिस्टर ये लैंप अगर मैं डायरेक्टली लगाऊंगा, मैं अगर इस लैंप को डायरेक्टली लगाऊंगा तो काम नहीं कर पाएगा, मुझे बता सकते हो क्यों नहीं काम कर पाएगा, मैंने पढ़ा रखा वैसे ही। अगर मैं डायरेक्टली रजिस्टर को अगर लगाऊं, किसके साथ, हो सकता है मैंने वैसे पढ़ाया, चोक कॉइल पढ़ाई थी क्या आपको, वो सिलेबस में मेंशन नहीं है, चोक कॉइल आपको पढ़ाई थी क्या, चोक कॉइल पढ़ाई थी आपको, सिलेबस में मेंशन नहीं है। मैं डायरेक्टली लिंक शो नहीं हो रहा, अच्छा चोक कॉइल डिक्रीज, नो, हाँ। अच्छा बताओ तो फिर मैं ये कह रहा देखो हमको इंडक्टर लगाना पड़ेगा, क्यों लगाना पड़ेगा मुझे बता सकते हो। हम डायरेक्टली लैंप को डायरेक्टली मैं इसी से नहीं लगा सकता, जो लैंप है उसको डायरेक्टली इसी सप्लाई नहीं दे सकता, क्यों नहीं दे सकता, मुझे एक इंडक्टर लगाना पड़ेगा, क्यों लगाना पड़ेगा। क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए, जो लैंप है, ये जो एसी करंट है इसको कंट्रोल करने के लिए इंडक्टर होता है। एसी करंट को कंट्रोल कौन करता है, जरा बोलो, इंडक्टर, कॉइल करती है, कॉइल सिंपली, ठीक है। आपने देखा होगा पुराने वाले जो ट्यूबलाइट आती थी ना, ऐसे करके वो जो ऐसे रॉड वाली, उसके बीच में यहाँ पर ऐसे करके वो होता था, ऐसे करके दीवार में ऐसे करके वो होता था, एक बॉक्स टाइप का होता था ऐसा। आपने आपके वो देखा होगा पुराने जो घरों में होते हैं ऐसे बॉक्स, ऐसे करके ट्यूबलाइट लगी रहती थी, ऐसे करके यहाँ पर एक बॉक्स होता था, उसमें उसके अंदर चोक कॉइल होती थी। क्या होती थी, चोक कॉइल। चोक कॉइल के अंदर क्या होता है, सिंपली इंडक्टर होता है, क्या होता है, सिंपली इंडक्टर। इंडक्टर करता क्या है, एसी करंट को कंट्रोल करता है। ये लैंप भी तो है जो आप जला रहे हो, ये लैंप भी तो है, क्या है ये लैंप, क्या करता है, चोक कॉइल करते क्या है, कंट्रोल एसी करंट, कंट्रोल एसी करंट। तो एसी करंट को कंट्रोल करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, जरा बोलो, चोक कॉइल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, चोक कॉइल का, ठीक है। अब जरा सुनना फिर, अगर हम बात करें, हमसे बोला क्या उसने, इसमें नॉर्मल सी बात है, हमें लगाना क्या पड़ेगा, जरा बोलो। मैं डायरेक्टली लैंप को एसी सप्लाई नहीं दे सकता, यहाँ पर मुझे एक इंडक्टर लगाना पड़ेगा, इंडक्टर मैंने लगा दिया जिसकी इंडक्टेंस है एल, और मुझे वही बताना है, इंडक्टर ही बताना है, इंडक्टर क्या होगा, अगर इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी। यार कैसे काम चलेगा, तो देखो यार आपको ये पता होना चाहिए। देखो अभी भी इसको काम कितने पे कराना है, देखो अभी भी इस या इंडक्टर को अगर मैं बात करूं, ये जो आपको समझ में आना चाहिए, इसने काम कितने पे करना है। ये जो लैंप है इसने 8 एम्पियर तो इसको करंट, 10 एम्पियर तो इसको करंट चाहिए ना काम करने के लिए, इसको 10 एम्पियर तो करंट चाहिए चाहिए, 10 एम्पियर तो इसको करंट चाहिए चाहिए। तो अगर इसको 10 एम्पियर अगर करंट चाहिए, तो मैं एक काम कर सकता हूँ फिर, ठीक है। इस सर्किट का देखो, मुझे पता है इस सर्किट में करंट कितनी फ्लो हो रही है, 10 एम्पियर। आपको सर 10 एम्पियर आपने क्यों करंट फ्लो करा दी, अरे भैया ये इतनी करंट तो उसको चलने के लिए चाहिए चाहिए लैंप को, अदरवाइज चलेगा ही नहीं। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही, उसने लिखा भी है 10 एम्पियर करंट चाहिए करके उसको। तो 10 एम्पियर चाहे एसी हो डीसी हो, तो 10 एम्पियर तो चाहिएगा उसको काम करने के लिए, अदरवाइज काम ही नहीं करेगा वो। तो भाई करंट मुझे पता है, वोल्टेज मुझे पता है, तो इंपीडेंस निकल सकता है इस सर्किट का, इस पूरे एलआर इस एलसी एलआर सर्किट का इंपीडेंस निकल सकता है। कैसे निकलेगा ये इंपीडेंस, अगर मैं इंपीडेंस अगर मैं बात करूं तो इंपीडेंस हमारे लिए क्या होगा, क्योंकि इंपीडेंस निकालना पड़ेगा तभी जाके एल आएगा हमारे पास, ठीक है। तभी जाके एक्सेल आएगा, मतलब अदरवाइज कैसे आएगा, आर हमको पता है, अगर मुझे इंपीडेंस पता चल जाए तो एक्सेल निकल जाएगा। इंपीडेंस कैसे निकलेगा, देखो
आपको बताइए यार, ये हमारे पास ये इस समय ये आईआरएमएस हमारे पास कितना आ जाएगा, आईआरएमएस हमारे पास कितना आएगा, ये 10 एम्पियर आ जाएगा। क्यों? मैंने यहाँ भी इस सर्किट में भी 10 एम्पियर क्यों बनाई, 10 एम्पियर क्यों लिखी? बिकॉज इट नीड इट नीड 10 एम्पियर करंट, 10 एम्पियर करंट टू फंक्शन, टू फंक्शन। अदरवाइज चलेगा ही नहीं वो, अदरवाइज चलेगा ही नहीं। ठीक है। और वीआरएमएस हमारे पास कितना है, वीआरएमएस हमारे पास है 2 वोल्ट। तो आपके पास वीआरएमएस को आईआरएमएस इंटू जेड होगा, तो जेड की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी वीआरएमएस बाई हमारे पास कितनी आ जाएगी, आईआरएमएस। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 220 डिवाइडेड बाई कितना, ये आ जाएगा ये। तो जेड की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 22 ओम। तो हमारे पास जेड की वैल्यू आ गई 22 ओम। कितनी आ गई, 22 ओम, 22 ओम। जेड पता है, आर पता है, तो क्या निकलता है, आर तो हमें बताइए कितना है, 8 ओम है करके। तो एक्सएल निकल जाएगा, क्यों? क्योंकि एलआर सर्किट का जो इम्पिडेंस होता है, होता है आर स्क्वायर प्लस कितना, एक्सएल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से, 22 का स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास कितना, 8 का स्क्वायर इक्वल प्लस कितना, एक्सएल का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, एक्सएल स्क्वायर जो आएगा कितना आ जाएगा, 22 स्क्वायर माइनस कितना, 8 स्क्वायर। तो एक्सएल को क्या लिख सकते हैं, 22 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 30। तो क्या 22 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 6 माइनस करोगे तो 16, 2 14, ये तो आएगा स्क्वायर करके। तो एक्सएल की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 14×3 = 42। ये तो 14×28 14×42 जीरो। एक्सएल इसका रूट आ रहा 420। 420 अगर 420 का 20 का होता तो समथिंग कुछ 20 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा ये। ठीक है। ये 20 पॉइंट आपके पास समथिंग आएगा। ठीक है। ये आ जाएगा कितना, 20 पॉइंट आपके पास समथिंग 20.3 या 4 के आसपास आएगा। 420 का होता है ना। बाकी आप निकाल भी सकते हो, तरीका मैंने बताया भी होगा कई बार, कैसे निकालते हैं इसको, परफेक्ट वो रूट कैसे निकालते हैं करके। ठीक है। वो आपको आना चाहिए। हाँ, 20.4 के आसपास आएगा ये, कितना आएगा, 20.4 के आसपास। देखो एक्सेल आपको पता है। अब जरा देखो, एक्सेल पता चल गया तो एल तो पता ही चलेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी दे रखी है। क्योंकि क्या दे रखी है, फ्रीक्वेंसी। तो कैसे निकालोगे जरा देखो, क्योंकि एक्सेल आपको दे रखा है, एक्सेल आपको पता चल गया है कितना, 20.4 है। ठीक है। और दोबारा एक्सेल की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा एल या 2 पाई एफ एल, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 पॉइंट कितना, 4। तो एल की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 20.4 डिवाइडेड बाई 2। इन टू पाई कितना होता है, 2 पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 6.28, 6.28 इंटू हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी होती है, फ्रीक्वेंसी हमको कितनी दे रखी है, 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है उसने, 50 हर्ट्ज। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास कितने, 50। तो सॉल्व कर लो भाई, इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 6.28 डिवाइडेड बाई 50। तो यह हमारे पास आ रहा है, एल की जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है 0.065 आ रही है, 0.065 आ रही है। ठीक है। और आपको पता है कि हमने एसआई यूनिट में सॉल्व करा तो क्या आ जाएगा, हेनरी आ जाएगी। तो इसका एग्जैक्ट ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। देखो कैलकुलेशन थोड़ा बहुत आपको करनी पड़ेगी यार, देखो कैलकुलेशन आ रही है तो करना तो पड़ेगा ही, कैलकुलेशन थोड़ा बहुत करना तो पड़ेगा ही। सॉरी सॉरी। ठीक है। उसके लिए मैं भी क्या कर सकता हूँ, वो तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। ठीक है। प्रॉब्लम समझ में आई आपको क्या है करके, क्या बोला मैंने? ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ये। कि है क्या करके, रोल क्या है करके, कैसे काम हो रहा है करके। हमसे पहले हम जो डायरेक्ट सप्लाई दे रही थी तो उससे हमने रेजिस्टेंस निकाला। रेजिस्टेंस निकालने के बाद हमसे बोला कि उसको हमने एसी के साथ लगा दिया। एसी के साथ डायरेक्टली काम नहीं करेगा। ठीक है। डिवाइस तो हमें पता ही कि यार उसका क्योंकि एसी करंट को कंट्रोल करने के लिए हमें चोक कॉइल की जरूरत पड़ती है, तो इंडक्टर लगा दिया। इंडक्टर इज नथिंग एल्स, इट इज अ जस्ट रेक्टेंगुलर कॉइल। तो हमने वो लगा दी। ठीक है। और इसको हमने लगा दिया भाई।
हो गया ये, नोट कर लिया? चलो भाई नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर ये था है ना, अभी हमने क्या डिस्कस करा? 64, 65। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 65। अ ट्रांसफार्मर इज रिक्वायर्ड टू मैच द 400 ओम आउटपुट, अब बोला इम्पिडेंस, ठीक है, आउटपुट इम्पिडेंस टू मैच 400 ओम आउटपुट इम्पिडेंस बोल रहा है, ठीक है, ऑफ ट्रांजिस्टर पावर एम्पलीफायर बोला 4 ओम स्पीकर कॉइल, ठीक है, व्हाट शुड बी द टर्न रेशियो बोला। या सिंपल सी बात है, आपको ये समझ में आना चाहिए कि आउटपुट इम्पिडेंस जो हमको दे रखा है वो कितना दे रखा, जरा बोलो। आउटपुट यानी कि सेकेंडरी कॉइल का जो रेजिस्टेंस दे रखा हमको कितना दे रखा, 400 ओम दे रखा, ठीक है। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर जो इनपुट में जो आपके पास, क्योंकि इनपुट के सिग्नल को एम्पलीफाई करेंगे ऑब्वियस सी बात है, तो हमारे पास जो इनपुट का जो रेजिस्टेंस हमको दे रखा वो कितना रहेगा, प्राइमरी कॉइल का 4 ओम, ठीक है। आप इसको करो, मैं 1 मिनट आ रहा हूँ। चलो भाई, तो अगर हम बात करें तो हमें क्या दे देगा, इनपुट रेजिस्टेंस जो दे रखा वो कितना दे रखा, 4 ओम दे रखा। हमसे क्या बोला, व्हाट शुड बी द टर्न रेशियो। तो सिंपली देखो, बेसिक्स हमको ध्यान में होना चाहिए कि बेसिक्स क्या है करके। अगर हम बात करें, जो हमारे पास टर्न रेशियो होता है एनएस बाई एनपी होता है, ठीक है। वो होता है हमारे पास क्या, वीएस बाई हमारे पास वीपी। करंट हमारे पास क्या होती है, हमारे पास आईपी बाई क्या होता है, आईएस होता है, ठीक है। इज इक्वल टू हमारे पास कितना होता है, आर। दिस इज अ रिलेशन ऑफ आपके पास ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब यहाँ पर हमें टेन रेशियो दे रखा है और आपके पास हमें सिर्फ रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है। तो यू शुड डू आपके पास कन्वर्ट दिस रिलेशन इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस, इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस। तो कैसे कन्वर्ट होगा यार, देखो रेजिस्टेंस हमारे पास वी इक्वल टू आई आर रिलेशन होता है, वी के अंदर रिलेशन हमें देखने को मिलेगा। तो एन एस बाई हमारे पास जो एनपी हमारे पास आएगा, ये हमारे पास कितना आएगा, जरा बोलो, आई एस इंटू हमारे पास कितना आएगा, आईपी, सॉरी, आई एस, आई एस इंटू आर एस आ जाएगा, वी इक्वल टू आई आर होता है। और ये आ जाएगा आईपी इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आरपी, ठीक है। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि वी इक्वल टू आई आर होता है इसलिए। यहां से मुझे क्या पता करना है, मुझे वो आपके पास टर्न रेशियो के बारे में पता करना है, ठीक है, यानी कि व्हाट शुड बी द टर्न रेशियो। तो एक काम कर सकते हैं, जरा देखो, अगर मैं एन एस बाई एनपी को ऐसे रहने दूं और इधर इसको लिख दूं आईपी बाई आई एस, सुनते रहिएगा, इक्वल हमारे पास कितना आएगा, आर एस बाई कितना आएगा, आरपी। देखो आईपी बाई आई एस ये भी तो हमारे पास किसके इक्वल है, फिर से जरा देखो, एनएस बाई एनपी। तो मैं फिर से इसकी जगह क्या लिख दूंगा, एनएस बाई जो हमारे पास एनपी जो रिलेशन आएगा, ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, एनएस बाई कितना आ जाएगा, एनपी। तो यहाँ पर अब हमारे पास कितना आएगा, आर एस बाई आपके पास क्या, आरपी। तो यहाँ अगर आप बात को अगर समझ पा रहे हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, एनएस बाई आपके पास कितना, एनपी। ये होल स्क्वायर हमारे पास कितना आएगा, आर एस बाई कितना आएगा, आरपी। तो बस हो गया खत्म, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप एन एस बाई एनपी अगर निकालोगे, एन एस बाई एनपी हमारे पास कितना आ जाएगा, एन एस बाई एनपी अगर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, आर एस की वैल्यू में कितनी तरीके थी, आर एस की 400/4, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 400 डिवाइडेड बाई कितना, 4, इससे कैंसिल आउट हो गया, कितना आएगा, 100। तो जब आप इसका क्या निकालोगे, एन एस बाई एनपी आपके पास जब रूट निकालोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 10। तो टर्न रेशियो जो हमारे पास आएगा, टर्न रेशियो विच इज आर, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 10, ठीक है, कितना आ जाएगा, 10। तो कुछ नहीं करना है इसमें भी यार, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा हमने कर दिया, नहीं करा है भाई। बस रिलेशन को इधर उधर रखा है, रिलेशन को इधर उधर सब्स्टिट्यूट करा, बस हो गया।
मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि भाई जो बेसिक्स हमने डिस्कस किया है वो पता होना चाहिए आपको। चलिए भाई नेक्स्ट। नेक्स्ट बोला करंट थ्रू द कैपेसिटिव एलिमेंट। देखो यार करंट जो कैपेसिटर में कैसे करंट फ्लो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से। तो जो करंट बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। कैपेसिटर की प्लेट तक जो चार्जेस का फ्लो होता है, ऐसे करके अगर मैं बात करूं, ये बैटरी हमने बना दी ऐसे करके। देखो बैटरी आपको पता है कि यार बैटरी क्या करेगी, बैटरी यहां से आपके पास चार्जेस को फ्लो करेगी यहां तक का, इसके सरफेस तक का, कैपेसिटर के सरफेस तक का। तो यहां तक जब चार्जेस को आपके पास सरफेस तक का फ्लो करेगी तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो करंट होती है इसको हम बोलते हैं कंडक्शन करंट। ये सब आपने पढ़ रखा है। ये जो करंट जा रही है इसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्शन करंट। ठीक है, कंडक्शन करंट। और ये एक बात बता देता हूँ, कैपेसिटी ड्यूरिंग चार्जिंग, ये ध्यान में रखिएगा, कैपेसिटर जब चार्ज और डिस्चार्ज हो रहा होता है उस समय इस करंट को हम ट्रांजिएंट करंट भी बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं, ट्रांजिएंट करंट भी बोलते हैं। ट्रांजिएंट करंट भी बोलते हैं। चार्जिंग के समय भी फ्लो होगी, डिस्चार्जिंग के समय भी फ्लो होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो उसको हमें क्या बोलते हैं, हम आपके पास जरा बोलो, इसको ट्रांजिएंट करंट बोलते हैं। स्टेडी स्टेट में आपको बताइए यार करंट आपके पास क्या होगा, जरा बोलो, फ्लो नहीं होती है। स्टेडी स्टेट करंट इसने खाली लिखा है आपको कंफ्यूज करने के लिए। आपको पता है कि स्टेडी स्टेट में करंट फ्लो नहीं होता, कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट आपके पास करंट क्या होती है भाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से जो करंट फ्लो होती है इधर, इसको हम क्या बोलते हैं, जरा बोलो, डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। कैपेसिटिव सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है या कैपेसिटिव एलिमेंट में जो करंट फ्लो होती है वो डिस्प्लेसमेंट करंट होती है। कौन सी करंट होती है, डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन बोला, अ फिगर शो बोला एलसीआर सर्किट विद अल्टरनेटिंग करंट बोला सोर्स। ठीक है, वी नॉट यानी कि पीक वैल्यू जो हमारे पास क्या है वो हमारे पास कितनी है जरा बोलो, पीक वैल्यू है 141 वोल्ट, 141 वोल्ट। फिर हमसे क्या बोला, जो आपके पास इंडक्टर है हमारे पास कितनी है जरा बोलो, इंडक्टर हमारे पास 20 मिली हेनरी। ठीक है, दूसरा आपके पास सी जो आपके पास कितना, 20 माइक्रोफेरेड, 20 माइक्रोफेरेड। जो रेजिस्टेंस है आपके पास कितना है जरा बोलो, 20 ओम है। सब 20 20 20 दे रखे हैं। फ्रीक्वेंसी हमें कितनी दे रखी है, ये दे रखी है आपके पास कितना, 400 हर्ट्ज। कितना, 400 हर्ट्ज। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आरएमएस बोला, आरएमएस वैल्यू कितनी होगी हमसे ही पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछा, आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू के लिए जेड निकालो यार। ठीक है, जेड कैसे निकालोगे, एक्सएल निकालो। इसमें कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, ठीक है, मैं इसको पूरा नहीं कर रहा हूँ, तो आप ये आप पर छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि देखो सुना, आरएमएस निकालना, आरएमएस के लिए आप क्या निकालोगे भाई, आरएमएस के लिए आपको पता होना चाहिए वीआरएमएस। ठीक है, बाई जेड। ठीक है, वीआरएमएस पता होना चाहिए, वीआरएमएस बाई क्या, जेड। वीआरएमएस क्या होता है, वी नॉट बाई रूट टू होता है शायद। ये कितना होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड है। वी नॉट बाई हमारे पास कितना, रूट टू। रूट टू इंटू कितना, जेड। देखो सब कुछ आपको दे देगा, मैं आपको पूरा क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ, सॉल्व करना आपका जिम्मेदारी है भाई। वी नॉट की वैल्यू कितनी हमें आपके पास दे रखी है, वी नॉट की वैल्यू दे रखी है क्या कुछ, हाँ दे रखी है, कितना, 141। रूट टू हमारे पास देखो, रूट टू वैसे 1.414 होता है, वैसे यहाँ से आप कैंसिल आउट कर सकते हो वैसे तो रूट टू को, बाकी आपकी इच्छा। ठीक है, इंटू जेड वैसे मैं कर दे रहा हूँ, वैसे आपकी इच्छा, इसको आप ऐसा लिख लेना, देखो आई आर एम एस, ये 141 है आपके पास, 141 है। इसको आप एक काम कर लेना, जेड अभी निकाल लेना, 1.414 होता है, पता नहीं ऐसे। एक ही उसी तक लिखो, एक ही डिजिट तक लिखो, रफ कैलकुलेशन करेंगे हम, यहीं तक लिखो। तो ये कितना आ जाएगा, जेड। 10 के बाद इसको इससे कैंसिल आउट कर दो, दो जो ऊपर चले जाएंगे, तो हमारे पास आरएमएस कितना आ जाएगा, 100 बाय कितना आ जाएगा, सिंपली जेड आ जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत हो गया ना इसमें। तो अब जरा देखो, यहाँ पर अब जेड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जेड निकालने के लिए आपको पता है कि यार आर स्क्वायर, ये हमारा आंसर है, आर स्क्वायर प्लस कितना, एक्सएल माइनस कितना, एक्सी स्क्वायर। अब आपको कुछ भी नहीं दे रखा है, आपको आर दे रखा है, बस हो गया। आपको क्या दे रखा है, आर। और आर के बाद हमको आपके पास एक्सएल और आपके पास एक्सी दे रखे, नहीं दे रखे। तो एक्सएल अगर हम बात करें तो एक्सएल हमारे पास कितना आ जाएगा जरा बोलो, एक्सएल की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, ओमेगा एल। ठीक है, एक्सएल हमारे पास कितना है, ओमेगा एल, विच इज आपका 2 पाई एफ एल। ठीक है,
एक्सएल निकालो, मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक्ससी निकालो, एक्ससी कितना आएगा 1/ω c, सब कुछ दे देगा भाई, ठीक है, 2 दे देगा, एफ दे देगा, सब ऊपर लिखा भी हूं मैं ऊपर, ठीक है, एफ दे देगा, एल दे देगा, सब दे देगा, रखो यहाँ वैल्यू, देखो कुछ तो आएगा यहाँ से 1/ω c, विच है आपके पास कितना 1/2π fc, इसको भी रखो। एक्सएल निकालिए, एक्ससी निकालिए, दोनों की वैल्यू निकालो, इसको भी सॉल्व करो, इसको भी सॉल्व करो, आर भी रखो, और यहाँ से जेड आ जाएगा, जेड की वैल्यू कहाँ रख दोगे, इस इक्वेशन में रख दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है, हो जाएगा ये, कोई प्रॉब्लम बताओ तो, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, मैंने बता दिया पूरा क्या करना है करके, खाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, खाली टाइम वेस्ट होगा ना और कुछ नहीं। चलो नेक्स्ट, 200 किलोमीटर आपके पास क्या कह रहा है, लॉन्ग टेलीग्राफ वायर बोला, हैज कैपेसिटी 0.014 माइक्रोफेरेड, इफ इट कैरीज आपके पास एसी आपके पास फ्रीक्वेंसी बोला 5 किलो हर्ट्ज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस रिक्वायर्ड टू कनेक्टेड इन सीरीज सच दैट इंपिडेंस इज मिनिमम बोला, ठीक है, तो यार इंपिडेंस अगर मिनिमम है ना तो कौन सा केस होगा बताओ तो यार, इंपिडेंस मिनिमम कब होता है, इसको कर लेना, ठीक है, सॉल्यूशन को इसके, इंपिडेंस मिनिमम कब होता है, बोलो, इम्पिडेंस मिनिमम कब होगा, देखो यार आपको समझ में आना चाहिए, हमारे पास अगर एक सर्किट है, एलसी सर्किट है, उसमें इम्पिडेंस मिनिमम होगा जब रेजोनेंस हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा जरा बोलो, रेजोनेंस, ठीक है, आपके पास 200 किलोमीटर की वायर है, कैपेसिटेंस हमको दे रखी है 0.014, ठीक है, माइक्रोफेरेड पर किलोमीटर, ठीक है, पर किलोमीटर का रेजिस्टेंस इसका मतलब, हमने उससे क्या करना, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, जो सी आएगा हमारे पास कितना आएगा 14 × 10 की पावर में, मेरे पास क्या आएगा, देखो 3 जीरो तो ये हो गए, 3 जीरो ये हो गए, 10 की पावर आपके पास कितना, 3 10 की पावर -3, 10 की पावर -6 फेरेड आ जाएगा, तो सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी 14 × 10 की पावर कितना -9, कितना आ जाएगा 14 × 10 की पावर हमारे पास क्या आएगा -9, फिर हमसे क्या बोला है, कैपेसिटेंस आ गया, अब व्हाट इज द इंडक्टेंस रिक्वायर्ड टू कनेक्ट इन सीरीज बोला, इंपेडेंस मिनिमम, दे यार इंडक्टर की वैल्यू क्या होनी चाहिए बोला, ये पूछ रहा है, इंपेडेंस मिनिमम है, जेड कैसा मिनिमम, जब जेड मिनिमम होता है तो कौन सी कंडीशन हुई, रेजोनेंस की कंडीशन होती है, जेड मिनिमम यानी कि आपके पास क्या कौन सी कंडीशन है, रेजोनेंस, रेजोनेंस के समय हमें एक कहानी पता होती है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा स्क्वायर जो होता है 1/LC के इक्वल होता है, सही बात है नहीं है, और यहाँ से ओमेगा की, अरे सॉरी, जो ओमेगा होता है 1/√LC होता है, या फिर आपको ऐसा, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, कैसा, ओमेगा आपके पास यानी कि 2 पाई एफ, एफ की वैल्यू आपके पास 1/2 पाई√LC, अब अच्छा आपको तो वो निकालना है ना, सॉरी, आपको तो ये निकालना है, क्या, एल निकालना है ना, तो ओमेगा स्क्वायर करो फिर, तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1/ओमेगा स्क्वायर इंटू क्या सी, ओमेगा की वैल्यू आप क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ओमेगा की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो 1/4 पाई स्क्वायर F² इंटू सी, और अब वैल्यू रख दो भी, कितना आ जाएगा 1/, हाँ, इसकी वैल्यू रख दो 4, अच्छा पाई स्क्वायर आपके पास ऑलमोस्ट, ये ध्यान में रखिएगा, पाई स्क्वायर 9.8 होता है, 9.86 होता है, विच इज क्लोज टू 10, 9.8 को हम क्या लिखते हैं, जी को हम 10 रख लेते हैं ना, तो उसी तरीके से इसकी वैल्यू 10, मैंने बताया भी है पहले भी, एफ की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 किलो हर्ट्ज, कहाँ गया हो, अच्छा ऊपर कहीं पे लिखा था ना मैंने, ये लिखा था ना 5 किलो हर्ट्ज, तो 5 × 10 की पावर, सॉरी 5 × 10 की पावर 3 का होल स्क्वायर इंटू सी, सी हमारे पास कितना है 14 × 10 की पावर माइनस का कितना 9, सॉल्व करो इसको, क्या आ रहा देखो इसको, ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास एल की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, एल की जो वैल्यू आएगी, क्या आएगी एल की वैल्यू, देखो एक काम करो, देखो यहाँ से ये 6 आ जाएगा और 7 आ जाएगा, तो 7 पावर तो कैंसिल आउट जाएगी इसकी, और आपके पास 7 पावर अगर कैंसिल आउट होगी तो कितना बचेगा नीचे 1/, हमारे पास कितना आएगा 4 × 5 का ये 25 आ जाएगा, इंटू हमारे पास कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर 25,
और इंटू कितना 14 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा -2 आएगा। 10 की पावर -2 क्यों लिखा हुआ मैंने, क्योंकि ये पता समझ में आना चाहिए यहाँ ये 3 दूना 6 एक साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 की पावर -2 बचेगा। ये 25 को 100 होता है तो 100 भी ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। 25 को क्या होता है 100 होता है ना, ये हो जाएगा 100 इंटू 10 की पावर -2 इंटू कितना 114, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। एल की वैल्यू 1/14 आ रही भाई, 1/14 हर्ट्ज, 1/14 समथिंग कुछ ऐसा आ रहा। 1/14 तो जीरो जीरो है। कहीं हमने गलत तो नहीं करा, देखो तो ये सब सही है। 25 इंटू 1/14 कुछ मैच करेगा, कुछ भी मैच नहीं करेगा ना। तो 70 98 होता है शायद। तो इसको 25 इंटू 4, 4 ऐसे ही रखा। पाई स्क्वायर की वैल्यू हमने 10 रख ली है, एफ की वैल्यू 25, 25 इंटू 10 की पावर 6, 10 की पावर 7 इंटू 14, 10 की पावर -2, 25 चक्को 100, तो ये कैंसिल आउट का 1/14, तो 1/14 जैसा ही आ रहा है। हम्म। कितना आ रहा 1/14। आप करो तो कहीं पर क्या देखो, तो कहीं पर क्या गड़बड़ी हो रही, क्या हो रहा। अच्छा हमने एक चीज नहीं कंसिडर करी ना, क्या उसने ठीक है, हमने एक चीज नहीं कंसिडर करी, उसने ये बोला ना यहाँ पर ये 200 पूरी उसके लिए बताना है ना, 200 किलोमीटर लॉन्ग वायर है ना। तो ये तो कितने का, ये जो कैपेसिटेंस है कितने की है, ये 1 किलोमीटर की, 200 किलोमीटर की कितनी आएगी, 200 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना इसमें। तो ये हमारे पास उस समय आएगा 14 इंटू कितना, सॉरी एक गड़बड़ी हम कर रहे हैं क्या, कि ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये 1 किलोमीटर का रहे ना, हमें 200 किलोमीटर के लिए बात करनी है, तो 200 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा कितना हो जाएगा, दो जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास कितना आएगा 28 इंटू 10 की पावर -7, ये आएगा 28 इंटू 10 की पावर -7। देन हमारे पास यहाँ अगर आप देखोगे तब हम यहाँ क्या लिख पाएंगे, ये थोड़ा बस इसको सिक करना पड़ेगा भैया, इसको सही करना पड़ेगा। सही है मतलब वो, लेकिन लास्ट में थोड़ा बहुत सही करो। देखो एल इक्वल, उसने बोला ना हम पर किलोमीटर के लिए बता रहे हैं, हमें कितने किलोमीटर के लिए बताना है, 200 किलोमीटर के लिए बताना है, तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई टोटल कैपेसिटेंस बताने के लिए। ये क्या आएगी टोटल कैपेसिटेंस, ये क्या है पर किलोमीटर की है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/, कितना 4 इंटू कितना 10 इंटू एफ, एफ की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 5 इंटू आपका 25 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा, किलो है तो कितना आ जाएगा 6 इंटू कैपेसिटेंस हमारे पास कितनी आ जाएगी 28 इंटू 10 की पावर -7। तो यहाँ से अगर इसको कैंसिल आउट करोगे 7, ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास,
और ये ऊपर चले जाएगा 10 की पावर 100 से ऊपर चले जाएगा 10 की पावर -2, और ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 25 × 4 करोगे तो 100 होगा, 100 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -2, और ये आएगा 1 बाई कितना 28। तो एल इक्वल टू हमारे पास आ रहा है कितना आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है हमारे पास 1/28 इंटू हमारे पास कितना आ रहा है 10 की पावर आपके पास कितना -2। एक काम कर लो, वो कर लो 10 से डिवाइड कर लो, 10 से वो कर लो मल्टीप्लाई कर लो या डिवाइड कर लो सिंपली। तो हमारे पास कितना आएगा 0.0 समथिंग कुछ आएगा, नहीं नहीं 0 पॉइंट से काम चल जाएगा। तो 1/28 को डिवाइड कर लो भाई, ठीक है। 1/28 को डिवाइड करोगे तो आपके पास रफली आपके पास आंसर आएगा, पॉइंट हमारे पास आ रहा है, ये आ रहा है एल की वैल्यू जो आ रही है 0.035 के आसपास आ रही है, 7 के आसपास आ रही है, इंटू 10 की पावर -2, 10 की पावर -2। तो इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास आएगा 0 पॉइंट, पॉइंट अगर एक पॉइंट अगर इधर किसका दोगे तो हमारे पास कितना आएगा 0.36, कितना आ जाएगा ये, इंटू 10 की पावर -3। 10 की पावर -3 को आप क्या लिख, ये तो हेनरी में आ रहा होगा, उसमें कन्वर्ट करोगे तो एल की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 0.036 हेनरी, 0.036 हेनरी, ठीक है, ये आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, हम एक चीज गलती कर रहे थे, क्या गलती कर रहे थे, उसने पूरी हमने एक ही किलोमीटर के लिए बात करी, 200 किलोमीटर वायर के लिए बात करनी पड़ेगी, टोटल वायर के लिए, किसके लिए, टोटल वायर के लिए। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टेंटेनियस करंट इन सर्किट बोला, इज गिवन बाय, बोला आई की वैल्यू हमें दे रखी है, किसकी वैल्यू दे रखी है, आई की वैल्यू, ठीक है। तो हमें बोला वैल्यू ऑफ आरएमएस करंट बोला, कितनी आएगी बताओ तो फिर जरा। देखो जो न्यूमेरिकल, जो जिनमें, मैं एक बात आपको बता दूं, जिनमें कैलकुलेशन ज्यादा हो रही उन क्वेश्चनों को लास्ट में करे भाई, ठीक है। पहले जो जो फटाफट हो जा रहे हैं उनको निपटाना क्वेश्चन को, ठीक है। उन जिनमें टाइम वेस्ट हो रहा है उनको मत करना, उनको लास्ट में करना, क्योंकि उसके चक्कर में जो क्वेश्चन छोटा होगा आसान होगा वो छूट जाएगा। देखो इंस्टेंटेनियस करंट बोला, आपके पास पता ही यार, स्टैंडर्ड सिंबल हमारे पास ये नोटेशन दे रहेगा, आई को आपके पास आई नॉट साइन ओमेगा टी बोलूं, या फिर आपका +5 बोलूं, या आपके पास क्या, आई इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी +5 बोलूं। इन दोनों का जो आरएमएस वैल्यू होती है, आरएमएस हमारे पास जो वैल्यू होती है, ये हमारे पास क्या होती है, आई नॉट/√2, स्टैंडर्ड फंक्शन है। आई नॉट हमारे पास कितना है, 2√2 बाई हमारे पास कितना है, जरा बोलो 2√2, तो कैंसिल आउट कितना आ गया, 2 एम्पियर, सिंपल है, तो उसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट फिर क्या कह रहा है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अभी बताई मैंने यार, अभी तो बताई थोड़ी देर पहले, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं करना रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लिए। एफ की वैल्यू आपके पास, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1/, हमारे पास 2π√LC, यही आ जाएगा। अभी हमने ये रिलेशन लिखा था, सॉरी, अभी हमने लिखा था रिलेशन, क्वेश्चन नंबर किसके लिए हम बात कर रहे हैं, 70 के लिए, क्वेश्चन नंबर किसके लिए बात कर रहे हैं हम, 70 के लिए। तो ऑलरेडी आपको एक बात पता है, नमस्कार सर। मैं चल रहा हूँ, आज जरा सुबह ही निपटा दिया था ना, आज सुबह की क्लास कर दिया, गर्मियाँ आ गई। अच्छा कितने, सुबह 7 बजे, 7 नहीं 8, 11-12 बजे तक फ्री हो जाऊंगा, मतलब जैसे 2 बज रहा था। गर्मी तो हो ही रही है। ये चाबी मैं कह रहा हूँ ये रखिए ना, हाँ हाँ वो तो रख देना, ठीक है सर। ओके, अभी हाँ हाँ चलिए। तो एलसीआर सर्किट के बारे में अगर हम बात करें तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा इक्वल टू, अभी हमने देखा था 1/√LC, ठीक है। इसकी वैल्यू, एफ की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1/2π, देखो किस में दे रही है, हर्ट्ज में दे रही है, हर्ट्ज में देखिए तो एफ निकालना पड़ेगा, ठीक है। रेडियन पर सेकंड में दिया होगा तो क्या निकालना पड़ेगा, फिर खाली ओमेगा, ये पता होना चाहिए। हर्ट्ज में दे रहेगा ना, हर्ट्ज में तो एफ निकालना पड़ेगा, लीनियर फ्रीक्वेंसी। तो एफ की वैल्यू आपके पास 6 पॉइंट, या हमारे पास कितना आएगा 6.28, ठीक है। सॉल्व कर लेना मैथ्स, मैं इसको थोड़ा बहुत वो कर दे रहा हूँ। एल की वैल्यू हमारे पास कितनी है, सब कुछ वो दे देगा, कुछ करने वाला है नहीं, 100 × 10⁻³ और फिर उसके बाद कैपेसिटेंस कितने रह गए, 100 × 10⁻³ कितना 6। तो सॉल्व कर लो इसको, ठीक है, जो आएगा उसको आंसर रख लेना भाई, खाली सॉल्व करना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 71, किसके कौन से क्वेश्चन के बारे में, 71 सॉल्व कर लेना, ठीक है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें 71 के बारे में, तो 71 हमारे पास क्वेश्चन क्या है, टू, देखो यार आपके पास सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस में जो रिलेशन होता है, एम इक्वल टू क्या होता है, के, क्या होता है, रूट L1 L2 लिखा रखा है रिलेशन, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस में रिलेशन। तो क्या होता है भाई, यहाँ पर प्रोपोर्शनल टू ये हो जाएगा सिंपली, के आपके पास फैक्टर आता है आपका प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर, जिसके हम डिफाइन करते हैं कपलिंग, इसको कपलिंग कोफिशिएंट भी बोलते हैं, कपलिंग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट भी बोलते हैं। 72 अगर मैं बात करूं तो 72 हमारे पास क्या आएगा, पार्टिकल आपके पास बोला यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस कर रहा है, कहाँ से कहाँ डिस्प्लेस कर रहा है, ये मीटर, और फोर्स कितना लगा उस पर, ये फोर्स हमारे पास है पार्टिकल पर 4 I कैप प्लस जे कैप प्लस 3 K कैप। डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास हुआ है ये आ जाएगा हमारे पास 11 I कैप, ठीक है। और इसमें से, अरे डिस्प्लेसमेंट निकालना आता नहीं आता, इसमें से इसको माइनस कर दो भाई, इस वेक्टर में से इस वेक्टर को माइनस कर दो, 13 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 11 J कैप, और ये कितना आ जाएगा माइनस का 15 K कैप। तो डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म कर दो, वर्क डन हमें पता चल जाएगा, एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर कर दो, एफ डॉट डी आर करो या आर वेक्टर करो, बात एक ही है। तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, 11 चुको 44, 11 है, और आपके पास कितना 45, 45 और 11, 11 माइनस आपके पास 10, ये आ जाएगा 10, 10 न्यूटन मीटर आपका आंसर हो जाएगा। वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर लीनियर मोशन ऑफ पार्टिकल बोला, न्यूटन किस पर बेस्ड होती है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पर, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पर, ठीक है, पता ही आपको। इस वाले का आंसर निकाल लेना भाई जो भी होगा, ठीक है, मुझे पता नहीं क्या है। नेक्स्ट अगर हम बात करें किसके बारे में, आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ हैवी स्टोन इज थ्रोन बोला फ्रॉम द क्लिप ऑफ एच बोला विद स्पीड v, द स्टोन विल हिट बोला ग्राउंड विद द मैक्सिमम स्पीड। क्या हमने इस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, बिल्कुल करें। अब मैंने सब बताया, बताओ भाई, अब आपकी जिम्मेदारी बताना। हमारे पास एक आपके पास इस तरीके से टावर है, इस टावर में से ऑब्जेक्ट को मैं आपके पास फेंक रहा हूँ बोला, अब कहाँ फेंक रहा हूँ ये नहीं बताया उसने, ठीक है, कितनी इसकी हाइट, कितनी एच है, कितनी हाइट एच है बोला, जो ग्राउंड पर जो मैक्सिमम स्पीड आएगी बोला, ग्राउंड पर जो स्पीड आएगी बोला है, वो जो मैक्सिमम स्पीड होगी बोला किस बात पे डिपेंड करेगी, ठीक है, इस थ्रोन कब आएगी, कह रहा जब हम ऊपर की तरफ फेंकेंगे तब, जब नीचे की तरफ फेंकेंगे तब, हॉरिजॉन्टली फेंकेंगे तब, और आपके पास या फिर द स्पीड डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल डायरेक्शन। बोलो क्या आएगा आंसर, मैंने सब लिखा रखा, जल्दी बोलो, टाइम नहीं। यहाँ पर से ऑब्जेक्ट को फेंकना है, यहाँ से ऑब्जेक्ट को फेंकना है, कैसे फेंकूं, ऊपर की वर्टिकली ऊपर फेंकूं, वर्टिकली डाउनवर्ड फेंकूं, हॉरिजेंटल फेंकूं, हॉरिजेंटल फेंकूं किसी वेलोसिटी के साथ v के साथ, डाउनवर्ड फेंकूं ऐसे करके, ये वर्टिकली अपवर्ड अपवर्ड फेंकूं, या किसी एंगल पर फेंकूं, बताओ भाई सारे भी केस बताओ, जल्दी बोलो, बोलो भाई, बोलो। स्टैंडर्ड है केस है भाई, मैंने 3 या 4 बार बोला होगा। वेरी गुड, फोर्थ। आपको पता है यार कि भाई क्या, चाहे आप कहीं को भी फेंको, वर्टिकली ऊपर फेंको, वर्टिकली नीचे फेंको, हॉरिजॉन्टली फेंको, या किसी एंगल पर फेंको, ग्राउंड पर जो वेलोसिटी होती है ना, इट इज ऑलवेज यू स्क्वायर प्लस कितना 2gh। और वर्क एनर्जी थ्योरम में भी मैंने इसका प्रूफ कराया है कैसे आता है करके रिलेशन, वहां भी कराया है। चाहे आप ऊपर फेंको, नीचे फेंको, कहीं फेंको, ठीक है, अगर आपकी इनिशियल वेलोसिटी u है, अगर आप ड्रॉप नहीं कर रहे हो ऑब्जेक्ट को, देन ये ध्यान में रखिएगा, हमेशा ग्राउंड पर जो मैक्सिमम वेलोसिटी आती है, इट इज ऑलवेज u स्क्वायर प्लस 2gh। इट डज नॉट डिपेंड ऑन वेदर इन विच डायरेक्शन वी आर प्रोजेक्टेड, आपके पास क्या स्टोन, ये डिपेंड नहीं करता भी हम किस डायरेक्शन में फेंक रहे हैं, द स्पीड डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन, इनिशियल डायरेक्शन। आप कहीं भी फेंको, ग्राउंड पर हमेशा वेलोसिटी क्या होती है, u स्क्वायर प्लस 2gh, सब करा रखा। इन्हें इलास्टिक कोलिजन बोला, इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है जरा बोलो, एनर्जी कंजर्व होती है क्या, नहीं, बोल 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 बोला एनर्जी है ना आपके पास, मोमेंटम कंजर्व, ये तो वेप्सन वैसे ही लग हो गया, मोमेंटम इज नॉट कंजर्व बोला, मोमेंटम तो हर जगह कंजर्व होता भी, बोला मोमेंटम में बोथ एनर्जी आर नॉट कंजर्व, ये भी गलत हो गया, मोमेंटम इज कंजर्व बट एनर्जी इज नॉट कंजर्व, पता ही आपको यार, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी और मोमेंटम दोनों आपका कंजर्व होते हैं। इलास्टिक कोलिजन में आपके पास मोमेंटम और एनर्जी, मोमेंटम तो हर टाइप के कोलिजन में कंजर्व है, लेकिन एनर्जी आपके पास सिर्फ एक ही टाइप की इलास्टिक कोलिजन में, इलास्टिक कोलिजन में, जो कि परफेक्टली इलास्टिक भी जिसको हम बोलते हैं, उसी में कंजर्व होती है, बाकी में कंजर्व नहीं होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आपके पास बोला फोर्सेज इज एग्जांपल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन भाई, ये कंजर्वेटिव है, ये भी कंजर्वेटिव है, ये कैसा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, और जो नॉन कंजर्वेटिव वही हमारा आंसर है, जो नॉन कंजर्वेटिव वही हमारा आंसर है। बोला स्प्रिंग, अब देखो ये भी मैंने करवा रखा है, स्प्रिंग बोला, स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्वल 50 बोला, के इक्वल कितना बोला 50 न्यूटन पर मीटर बोला है, कंप्रेस्ड फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ बोला थ्रू 1 सेंटीमीटर, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स ऑन द एजेंसी ऑफ कंप्रेसिंग,
बताओ तो वर्क डन अगर मैं किसी स्प्रिंग वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कराया है, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कंप्रेशन और स्ट्रेचिंग में, एक्सपेंशन और कंप्रेशन में, दोनों में वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? बोलो भाई। एक स्प्रिंग है, इसको मैं नेचुरल लेंथ से खींच रहा हूं ऐसे करके, ये मान लो एक एम मास का ऑब्जेक्ट इस पर लगा है ऐसे करके, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा है, ये इसकी नेचुरल लेंथ है, नेचुरल पोजीशन या नेचुरल लेंथ है। मैंने इसको यहां से एक्स से खींच दिया, नेचुरल लेंथ से एक्स खींचने या एक्स कंप्रेस करने में जो वर्क डन होता है कैसा होता है जरा बोलो। देखो मैं जब इसको इधर की तरफ खींचूंगा तो स्प्रिंग फोर्स कहां की तरह काम करेगा, अंदर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट बाहर की तरफ, वर्क डन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। कैसा आएगा, नेगेटिव। क्यों? मैं बाहर की तरफ डिस्प्लेस कर रहा हूँ, स्प्रिंग फोर्स अंदर की तरफ काम करेगा। मैं जब अंदर की तरफ डिस्प्लेस करूंगा स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग बाहर की तरफ धक्का लगाती है, तो भी वर्क डन कैसा आएगा, नेगेटिव। ये जो माइनस का हाफ के एक्स स्क्वायर होता है स्प्रिंग बाय वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स होता है, और ये दोनों में कंडीशन में क्या होता है, सेम। सेम इन कंप्रेशन, कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन। एक्सपेंशन और कंप्रेशन दोनों में वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कैसा होता है, नेगेटिव। कैसा होता है, नेगेटिव। तो हमारा वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स हमारे पास कितना आएगा, माइनस का 1/2, के की वैल्यू हमारे पास कितनी 50, और एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी जरा बोलो 1 सेंटीमीटर। तो 1 × 10⁻², 1 × 10⁻², का स्क्वायर। ठीक। तो यहाँ से हमारे पास ये कितना आ गया 25, और यह आ जाएगा -25 इंटू हमारे पास कितना आ जाएगा 10⁻²। तो ये वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स हमारे पास कितना आ जाएगा, -2.5 इंटू 10⁻³ कितना आएगा 10⁻³ तो हो गया भाई। ठीक है। हमने गलत लिख दिया क्या ये? 25 इंटू 10⁻- कितना, 25 इंटू 10⁻- आपके पास कितना 2 पावर। तो इसमें तो हमारे पास क्या है, तो कोई भी ऑप्शन मैच ही नहीं करेगा फिर। 2.5 में दे रही है, 2.5 इंटू 10⁻³ कैसे आएगा? 25 इंटू 10 आपके पास क्या, 1 सेंटीमीटर हमने स्ट्रेच किया, 10⁻², 25। सर 1 सेंटीमीटर। हाँ 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर को मीटर में भी तो कन्वर्ट करोगे। अरे सॉरी यार, सॉरी 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 सॉरी, ये स्क्वायर हमने 1 सेंटीमीटर को 10⁻², पावर -4 होगी सर। हाँ समझ गया मैं, स्क्वायर है वो, समझ गया। चलो हाफ के एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास कितने आएगी, पावर -4। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स हमारे पास कितना आ जाएगा, एक पावर इधर शिफ्ट कर दो, -2.5 इंटू 10⁻³ ठीक है। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन। स्क्वायर है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी बोला, एट अ हाइट एज बोला, दो चार क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है। तो हमसे क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, जब चेंज जो है बोला एच हाइट पर और एट डेप्थ पे क्या है, कह रहा सेम है बोला। ठीक है। देन आपके पास एच और एक्स में रिलेशन, अर्थ के एच हाइट पर जाने पे जो रिलेशन आता है जी इक्वल हमारे पास कितना आता है 78, हम डिस्कस कर रहे हैं जी 1 - कितना 2h/r, यही आता है। जिसकी वैल्यू किसके इक्वल है, अगर डेप्थ पे हम जब जाते हैं कितने डिस्टेंस, एक्स से डिस्टेंस, तो कितना आ जाएगा इसका मतलब, डेप्थ की वैल्यू क्या होती है जरा बोलो, जी 1 - x/d/r होती है, डी की जगह एक्स रख दोगे, जो जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 - कितना 2h/ कितना r इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 - x/r।
तो ये 1 से 1 भी कैंसिल आउट होगा, 2h बाई आर जो आ गया किसके इक्वल आएगा जरा बोले 2 है, इक्वल टू कितना आ जाएगा x बाई आर, तो आर से आर कैंसिल आउट, x की वैल्यू क्या आ गई 2h, कितनी आ गई 2h। नेक्स्ट एरियल वेलोसिटी ऑफ एरिया व्हेन अच्छा व्हेन अ प्लेनेट आपके पास क्या कर रहा है मूव अराउंड द सन, इट्स बोला एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, बोला एरियल वेलोसिटी डिपेंड ऑन पोजीशन, बोला लीनियर मोमेंटम लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट बोला है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं भाई, ये लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं होगी, एरियल वेलोसिटी पोजीशन पे डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है, ये कांस्टेंट होती है, कैसी होती है कांस्टेंट। फिर हमसे पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं अगले वाले क्वेश्चन को। देखो यार जब पेंडुलम की लेंथ बहुत बड़ी होती है ना, मैंने क्या बोला, जब पेंडुलम की लेंथ बहुत बड़ी होती है, बोला ना इफ द लेंथ ऑफ पेंडुलम बोला एल नॉट कंपैरिजन इज नॉट नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू रेडियस ऑफ अर्थ, बोला टाइम पीरियड क्या होता है। तो टाइम पीरियड जब फॉर ये ध्यान फॉर यहाँ पर एक हेडिंग लिख लेना, मैंने उसमें नोट्स में शायद नहीं कराया शायद, हाँ पता है आपको, अच्छी बात है। देखो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 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 फॉर ठीक है फॉर इन्फानेट लिख देना, या फिर फॉर लॉन्ग पेंडुलम लिख देना, ठीक है, फॉर फॉर लॉन्ग, ठीक है, फॉर लॉन्ग पेंडुलम, ठीक है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला आता है हमारे पास क्या आता है, टी इक्वल हमारे पास आता है 2 पाई, टी इक्वल 2 पाई या तो 1 डिवाइडेड बाय जी 1 बाय एल 1 बाय आर, आर ये रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, याद है भाई, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब यहाँ पर अलग अलग केस आते हैं, देखो मैं केस फर्स्ट बात कर रहा हूँ, केस फर्स्ट, सुनते रहना मेरी बात को। हमसे जो पूछा गया यही पूछा है उसने, हमसे जो पूछा है वो क्या पूछा है, ये पूछा है, बना दो जैसा उसने बोला वैसा ही बना देते हैं। सुना इधर, उसने हमसे क्या पूछा, देखो जब जो पेंडुलम की लेंथ नेग्लिजिबल नहीं बोला रेडियस ऑफ अर्थ, ये एग्जैक्ट रिलेशन होता है उसमें, तो बट ऐसा जैसा लग नहीं रहा तो इसको बना दो, एलसीएम ले लो, हमारे पास टी इक्वल हमारे पास कितना देगा 2 पाई, आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसको बना देते हैं, एलसीएम ले लो भाई, आर एल आर ई कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा, और आपके पास जी इंटू कितना आ जाएगा एल प्लस कितना आ जाएगा आर ई, एल को नीचे डिवाइड कर दो क्योंकि ऊपर वहां 2 पाई है ना हमारे पास, 2 आ रही है मतलब ऊपर वहां सिर्फ आ रही है, तो एल को नीचे डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आर ई 1 प्लस कितना आ जाएगा आर ई बाई कितना आ जाएगा एल आ जाएगा, आर ई बाई कितना आ जाएगा एल, डिवाइड कर दो, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर गिवन। बट हमारा सिर्फ ये नहीं, हम कुछ और भी डिस्कशन करेंगे इसमें, हम इसमें कुछ और भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अब मैं आपको, ये तो लॉन्ग पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन फॉर लॉन्ग पेंडुलम अगर हम बात करें है, लेकिन अगर मैं इसमें केस फर्स्ट लगा दूं, जैसे मैं अगर बोलूं कि पेंडुलम की लेंथ बहुत छोटी है, ठीक है, इधर इधर डिस्कस करते हैं। मैंने ये बोला कि इफ एल इज लेस देन पहला पार्ट, इफ लेस देन ये दूसरा पार्ट बोल दो लेस देन आर, तो आपको पता है कि यार यहाँ पर जो मैंने लिखा है ना टर्म, ये जो 1/L लिखा है ना छोटा हो जाएगा, मेरी बात आप समझ पा रहे हो, मैंने क्या बोला कि लेंथ बहुत छोटी है, सॉरी लेंथ बहुत हमारे पास छोटी है, तो ये वाला जो टर्म है आपके पास बहुत बड़ा हो जाएगा किसके कंपेयर में, आर के कंपेयर में, मेरी बात तो आपको समझ में आ रही है, लेंथ बहुत छोटी है आपके पास क्योंकि रेडियस के कंपेयर में, तो 1/RE वाला टर्म ऑलमोस्ट कितना होगा, जीरो जैसा होगा, क्योंकि 1/RE आपके पास ये बहुत बड़ा है टर्म, तो ये जीरो जैसा होगा, तो रिलेशन हमारे पास फाइनली आपके पास क्या मिलेगा जरा बोलो, अगर आपके पास हम ये बोल रहे हैं तो आपके पास जो 1/L होगा ना, सॉरी 1/L हमारे पास कैसा हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा, और 1/R क्या हो जाएगा, आर ई ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा, जीरो जीरो की तरफ भागेगा, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हमारे पास कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा टी को 2 पाई एल बाई जी। तो स्मॉल पेंडुलम के लिए हमारे पास रिलेशन हमने पढ़ रखा है, हमने ये पढ़ रखा है। तीसरा केस अगर मैं बात करूं, इफ नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जैसे अगर मैं बोल दूं कि जो पेंडुलम की जो लेंथ है वो बहुत बड़ी हो जाए, इन्फिनिट हो जाए, कितनी हो जाए, इन्फिनिट हो जाए, अगर पेंडुलम की लेंथ अगर बहुत बड़ी हो जाएगी देन उस कंडीशन में क्या होगा जरा देखो, ठीक है, पेंडुलम की लेंथ अगर इन्फिनिटी होगी तो 1/इन्फिनिटी हमारे पास कितना आ जाएगा जरा बोलो, ये वाला जीरो हो जाएगा, आर ही कहाँ चले जाएगा ऊपर, तो हमारे पास रिलेशन टी इक्वल हमारे पास कितना आ जाएगा, सॉरी टी इक्वल हमारे पास कितना आ जाएगा, टी इक्वल हमारे पास आ जाएगा 2 पाई
ये आ जाएगा आपके पास क्या, आर ई बाई जी। कभी आपसे अगर बोले व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इन्फिनिट पेंडुलम, ठीक है, इन्फिनिट पेंडुलम की जो आपके पास टाइम पीरियड ऑसिलेशन होता है वो कितना होता है, टी इक्वल टू पाई आर ई बाई जी। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 84.6 मिनट आएगा। कितना आएगा, 84.6 मिनट, ठीक है, 84.6 मिनट आएगा। कैसा आएगा, 84.6 मिनट, ठीक है। देखो हमारा टास्क ये नहीं तुरंत ऑप्शन में टिक मारना, हमें उससे रिलेटेड सारी बातें भी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या पूछी जा सकती है करके, तो हमने ये पढ़ा भी लॉन्ग पेंडुलम के लिए क्या है, ये किसके लिए, लॉन्ग पेंडुलम के लिए, किसके लिए, लॉन्ग पेंडुलम के लिए, पेंडुलम। फिर उसके बाद हमने पढ़ा भी आपके पास, अब पेंडुलम छोटा होता है तो ये रिलेशन होता है, और पेंडुलम की जब लेंथ आपके पास क्या बहुत बड़ी हो जाती है तो आपके पास फिर रिलेशन टी इक्वल टू बाई आर ई बाई जी होता है। इसको हम इन्फानेट बोलते हैं, इन्फानेट पेंडुलम, इन्फानेट पेंडुलम, ठीक है ये। नेक्स्ट अगर हम बात करें 70 आपके पास क्या क्वेश्चन आपके पास अच्छा 81, सॉरी, इसको नोट कर लेना भी, ठीक है, इसको नोट कर लेना पूरा सारी डिटेल। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें हमसे क्या बोला, अरे अरे, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर आपके पास 81, क्वेश्चन नंबर 81, हमसे द रेडियाई ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ सेम मास बोला, दो हमारे पास प्लेनेट है एक्स और वाई, उनकी रेडियस आपके पास ये दे रही है, वो तो इसके वेलोसिटी पूछ रहा, इसके वेलोसिटी आपको बताइए 2g m हमारे पास क्या आर होती है। तो यार सिंपली आपके पास कर दो भी, एक्स के लिए आपके पास 2g मास तो सेम ही है, डिवाइडेड बाय आर एक्स आ जाएगा, और आपके पास वी वाई हमारे पास कितना आ जाएगा, 2g m डिवाइडेड बाय आर वाई, ठीक है। तो वी एक्स डिवाइडेड बाई वी वाई निकालना है ना, वी एक्स डिवाइडेड बाई वी वाई, तो कितना आ जाएगा, आर वाई ऊपर आ जाएगा, फिर आर एक्स नीचे चले जाएगा, यही तो होगा, बाकी तो सब कैंसिल आउट हो जाएगा ये। तो वी एक्स बाई वी वाई हमारे पास कितना आ जाएगा, वी एक्स बाई वी वाई कितना आ जाएगा, 16 डिवाइडेड बाई कितना 1, तो कितना आएगा 4 बाई कितना 1, तो 4/1 हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है 82 वाले क्वेश्चन में पूछा उसने, इफ द वेट ऑफ आपका ऑब्जेक्ट बोला 10 kg रिड्यूस टू जीरो एट इक्वेटर, एंगुलर स्पीड बताइए आपको यार, जो जी डैश होता है आपके पास कितना होता है, जी कितना होता है माइनस का आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या थीटा, इक्वेटर पे थीटा की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है, तो जी डैश की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, जी माइनस कितना आ जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर। बट आपके पास कह रहा है वो वेट जीरो हो गया, कह रहा है वेट जीरो होने मतलब जी डैश जीरो हो गया, समझ में आता है, ग्रेविटी थोड़ी जीरो की, ये तो 9.8 है। तो क्योंकि आपको पता है मैंने बताया था ओमेगा की स्पीड जैसे जैसे बढ़ाओगे जी घटेगा, जी डैश घटेगा, स्पीड बढ़ने से आपका ग्रेविटी की वैल्यू घटती है ना। तो और ये यहाँ से बात समझ में आ जानी चाहिए क्या, कि भाई कोई ऐसा ओमेगा आएगा जिसमें आपके पास इक्वेटर पे आपके पास क्या जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो आपके पास कितना है, आपके पास जी डैश की वैल्यू कितनी हो चुकी है, जीरो हो चुकी है, तो जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना, जीरो। तो जी इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा, आर ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास जी बाई आर। तो ओमेगा इक्वल हमारे पास कितना है, जी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10, आर की वैल्यू कितनी है 6400 इंटू 10 की पावर कितना 3। तो सॉल्व कर लो भी यहाँ से, एक से इससे कैंसिल आउट हो गया, तो देखो ओमेगा आपके पास 10 की पावर 4 नीचे आ जाएगा 1/8, 10 की पावर 2 यानी कि आपके पास कितना आ जाएगा 800, 800 रेडियन पर सेकेंड। मैं मुझे कैसे पता था रेडियन पर सेकंड निकालना है, एंगुलर स्पीड बोला रेडियन पर सेकंड में यूनिट होगी, ऑब्वियस सी बात है, रेडियन पर सेकंड में यूनिट होगी, तो कुछ नहीं करना है, खाली वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं फटाफट। अब फोर्स बोला आपके पास क्या 85 तक कर लेते हैं, ठीक है। बोला फोर्स 10 न्यूटन एक्ट ऑन अ पार्टिकल बोला वर्टिकली अपवर्ड बोला, ठीक है। एक पार्टिकल को हमने ऊपर की तरफ फेंका, वर्टिकली अपवर्ड फेंका है बोला, कितना फोर्स लगा है, बोला फोर्स 10 न्यूटन एक्ट टू पार्टिकल वर्टिकली अपवर्ड बोला, 10 न्यूटन ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कहाँ की तरफ हो रहा है, नीचे की तरफ हो सकता है बिल्कुल यार, जैसे स्प्रिंग में होता है वैसे ही, ठीक है। तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ 5 मीटर, वर्क डन कितना होगा यार, सीधे सीधे बात है, एफ डॉट एफ डी आर कॉस थीटा होता है, थीटा की वैल्यू कितनी है कि 180 डिग्री, तो फोर्स की वैल्यू कितनी है 10, इसकी डिस्प्लेसमेंट कितना है 5, ये कितना -1, तो वर्क डन हमारे पास कितना आ जाएगा -50, कितना आ जाएगा -50 जूल, दिस इज द वर्क डन, ठीक है।
एन आर्टिफिशियल सेटेलाइट हमसे बोला है आपके पास क्या, एन आर्टिफिशियल, हाँ बिल्कुल, एन आर्टिफिशियल सेटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ बोला ऑफ रेडियस आर, द वेलोसिटी ऑफ द सेटेलाइट विल बी, वुड बोला, वुड बी। देखो यार आपको समझ में आनी चाहिए, अगर मैं बोलूँ ये हमारे पास अर्थ है, तो अर्थ के अराउंड आपके पास इसकी रेडियस आर है, यहाँ से आर डिस्टेंस पर, अर्थ के सेंटर से आर डिस्टेंस पे एक सेटेलाइट घूम रही है ऐसे करके, हमने बोला अभी अर्थ के सेंटर से आर डिस्टेंस पर एक सेटेलाइट घूम रही है ऐसे करके सर्कुलर ऑर्बिट में किसी वी वेलोसिटी के साथ, वी वेलोसिटी के साथ। ये जो सेंटर से इसकी जो डिस्टेंस होती है इसको स्मॉल आर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्मॉल आर। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू क्या आती है, जीएम बाई क्या आती है, आर आती है। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, जीएम बाई आर। ये रिलेशन याद होनी चाहिए भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स को आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स से बैलेंस करा दो, ग्रेविटेशनल फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल लिख दो, बात ही किया है। तो देखो जी की जो जी स्मॉल जी होता है ना, वो होता है आपके पास जीएम बाई क्या होता है, जरा बोलो, जीएम बाई हमारे पास कितना होता है, आर स्क्वायर होता नहीं होता 8 हाइट पे। तो जीएम की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, जी आर स्क्वायर। ये सब लिखना आपको सिखा रखा मैंने। आर से आर कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा जी इंटू आर स्मॉल आर। और आर क्या होगा, देखो ये हमारे पास हाइट एच है, और ये रेडियस ऑफ अर्थ है आर ई। तो हमारे पास आर को हम क्या लिख सकते हैं, वी इक्वल हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ से, अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, आर की वैल्यू जी, ये जाएगा आपके पास क्या, आर ई प्लस एच, और क्या आ जाएगा रूट। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी हमारे पास आएगा जी, ये आ जाएगा आर ई प्लस एच। ठीक है, देखो उसने क्योंकि स्मॉल जी और एच के फॉर्म में दे देगा, तो हमने उसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे आंसर को, जिस फॉर्म में पूछ रहा हो, जिस फॉर्म में पूछ रहा है। तो ये ऑप्शन है क्या, नहीं, सॉरी, ये आंसर है क्या, नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये हो जाएगा मैक्सवेल इक्वेशन बोला। बताओ कौन सी इक्वेशन है, चार इक्वेशन है, चौथे में से कौन सी इक्वेशन है, चौथी इक्वेशन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्पियर मैक्सवेल क्या बोलते हैं, सर्किटल लॉ बोलते हैं। बताइए आपको। एक है डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल टू हमारे पास क्या, रो बाय एप्सिलॉन, और एक डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू जीरो। मैं पहले भी लिख चुका हूँ ये इक्वेशन किसी और उसमें पेपर में, ठीक है, जब मैं डिस्कस कर रहा था। और तीसरी इक्वेशन कर्ल ऑफ इक्वल टू माइनस के डीवी बाई डी। और चौथी इक्वेशन यही है, कर्ल ऑफ एच इक्वल टू क्या, जे प्लस डेल डी बाई डी टी ऑफ, डी बाई डी टी मतलब, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट इक्वेशन भी आपको बताइए, किसके बारे में जरा देखो। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है हमारे पास क्या, वन बाई ओमेगा के क्रॉस ई, ये हमने रिलेशन लिखा है वेक्टर फॉर्म में। व्हेन यू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालोगे तो हमारे पास कितना आएगा, ओमेगा बी इक्वल हमारे पास कितना आएगा, के क्रॉस हमारे पास क्या, ई। तो हम यहाँ से ओमेगा इंटू बी नॉट हम क्या लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, के इंटू क्या लिख सकते हैं, ई नॉट लिख सकते हैं। तो रिलेशन देख लो भाई, कितना, ओमेगा इंटू बी, ओमेगा इंटू बी ई इंटू के, तो हमारे पास रिलेशन हो जाएगा पहला ही, रिलेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, पहला ही। ठीक है, बिल्कुल। माइक्रोवेव आपके पास इंफ्रारेड, गामा, अल्ट्रावायलेट, रेडियो वेव, विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्ट डिनोटेड बाय, अच्छा ये डिनोट कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द अरेंजमेंट इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ बोला। देखो असेंडिंग यानी कि वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी है, ये देखो, वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी आपके पास, इन सभी में रेडियो वेव की सबसे ज्यादा होगी। समझ में आता नहीं आता है भाई यार, माइक्रोवेव की आपके पास जो होती है वो, माइक्रोवेव की आपके पहले सबसे पहले क्या होता है, मैंने ऑर्डर एक दिन लिखा भी था, गामा रे, एक्स रे करके, गामा रे, एक्स रे, फिर यूवी रे, ठीक है, फिर विजिबल करके, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ मैं, आई आर हो गया, फिर माइक्रोवेव हो गया, फिर उसके बाद क्या हो गया जरा, रेडियो वेव। तो इधर से वेवलेंथ बढ़ रही है, ये विजुअल रीजन हमारा। तो सबसे ज्यादा रेडियो वेव की, रेडियो वेव में सबसे ज्यादा कौन सा है, एक ही यही है, और कोई है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो रेडियो वेव में यही होगा और कोई है नहीं। एच डॉट डीएल आपके पास ये, इसी की तो अब देखो, इसी की तो ये कौन सी फॉर्म है, डिफरेंशियल फॉर्म, और ये कौन सी फॉर्म है, इंटीग्रल फॉर्म। ये तो है इंटीग्रल फॉर्म, कौन सी इक्वेशन है, फोर्थ इक्वेशन होती है, तो हमारे पास मैक्सवेल की कौन सी इक्वेशन है, फोर्थ इक्वेशन है। ठीक है, माइनस का जे डॉट ई इक्वल टू डेल यू बाई डेल टी, ये डाइवर्जेंस ऑफ एस, क्या है ये, पॉइंटिंग थ्योरम। क्या है हमारे पास, ये पॉइंटिंग थ्योरम। आपको पता है कि आपके पास रेट ऑफ वर्क डन ऑन द वर्क, ये हमारा जे डॉट ई क्या है, ये है वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन ऑन द चार्ज पार्टिकल। डी यू बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। और डाइवर्जेंस ऑफ एस क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू द सरफेस एस ऑफ वॉल्यूम वी।
ठीक है, बताइए आपको कौन सा टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें किसके बारे में, ये देखो आपको पता है कि जेड इक्वल इम्पीडेंस पढ़ा था ना आपने, म्यू नॉट बाय आपके पास क्या पढ़ा था, एप्सिलॉन नॉट पढ़ा था। इसी को आपने 120 पाई बोला था, याद है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो इम्पीडेंस होता है, इम्पीडेंस मतलब रेजिस्टेंस, याद है, इम्पीडेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इम्पीडेंस का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस। तो आपको ये देर का भाई, ये सीधे से रेजिस्टेंस पे टिक मान लो, क्या करना हमें, तो डायमेंशन से मतलब है, डायमेंशन पूछ रहा हो। ठीक है, तो 90 तक हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, कल 91 से स्टार्ट करेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे, 91 से। ठीक है, चलो भाई, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी डिस्कस करेंगे कल। कोशिश करें कि लाइव से मतलब लाइव ज्वाइन करके करके क्वेश्चन को पेपर को फटाफट साथ ही निपटा लिया जाए, क्योंकि अगर आप ये सोचो कि मैं बाद में देखूंगा, तो बाद में जो 1 घंटे का लेक्चर है वो 3 घंटे में खिसक जाएगा, फिर उसको वो करना, मैनेज करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ना करें भाई, ऐसा ना करें। ठीक है, चलो भाई, तो आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं, बाकी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।